लोग जो कहते हैं ना कि हम आज़ाद हुए थे 1947 में, बकवास करते। मेरा बंटवारा हुआ था 1940 से, मुझे तोड़ दिया गया था और इस बेवकूफ़ को बना दिया था कि भारत उभरेगा ज़रूर, इस पे नज़र रखें। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लेना अपने आप आएगा, अपने आप आएगा 100%। क्या नाम है इसका? मैड मुल्ला मुनीर, वही पिंजड़े वाली मुनरिया। तो ये अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया इस बेवकूफ। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतने मेडल्स क्या लगाते हैं वो कहाँ से खरीदते वो हैं? कबाड़ी बाजार से जो अमेरिकी और ब्रिटिश लोग वहाँ बेच जाते हैं, वो खरीद के यहाँ अपनी छाती पे लगा देते हैं, गधा कहीं का। कभी आप पे हनी ट्रैप का अटेम्प्ट हुआ? जब मैं नौजवान था कई बार हुआ था। अभी भी हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी वो हनी नहीं है जो मुझे ट्रैप करेगी। पूरी दुनिया में, खासतौर अफ्रीका में, चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। सदा नुन्नू, नुन्नू नहीं, पुन्नू, पुन्नू ऐसा ही कुछ नाम है उसका। वो भी CIA का आदमी है, कोई अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी, और बड़े बड़े, ओ मैं ये कर दूंगा वो। अरे कर ना कमीने, तेरे में दम कहाँ है? चाहते वक्त फाइनल थिंग रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर वो मुझसे पूछता है जब उससे मिलूंगा क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। सुन रहे हो? एक, मेरा जन्म भारत में फिर से हो। दूसरा, फिर से भारत का राजदूत बनूं। और तीसरा, रौनक जैसी से फिर मेरी इंटरव्यू होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, सुपर्ब। जय हिंद एवरीवन। द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, बहुत कम ऐसे गेस्ट्स होते हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे एक गेस्ट हैं हमारे साथ हमारे आज के एपिसोड में। प्लीज वेलकम एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा, मेड इन भारत। नमस्ते सर, जय हिंद। अब बिल्कुल 100%। और कहाँ बनूंगा? बट सर, व्हाई मेड इन भारत? क्योंकि बड़ी अच्छी कहानी है, बताऊं? प्लीज सर। अच्छा, सबसे पहले तो अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूं। मेरी उम्र 74 साल की है, मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए, पर अभी भी मैं बहुत गुड लुकिंग हूं। उसका राज क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। उसका राज ये है कि माय फादर कम्स फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। तो मैं आधा तो पठान हूं। माय मदर बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली। तो आधा मैं पंजाबी हूँ। और अब पठान और सिख का जो खून मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब इसकी कहानी क्या है आप पूछ रहे थे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मेड इन भारत। तो 1947 में भारत को तोड़ दिया गया था। ये आज़ादी मिली थी। ऑल दिस इज़ रबिश। ठीक है। इंडिया वॉज पार्टीशन्ड, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता राइट सर। और फिर काफ़ी दंगा हुआ। ट्रेनें यहाँ से जाती थीं और उसके अंदर जो है ठोकते थे। हमारे लोग, जो हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, वो कोई मुसलमान मिल गया उसको ठोकते थे। उस तरफ से जो ट्रेनें आती थी उसमें कोई हिंदू मिल गया, सिख मिल गया, उसको काट देते थे। तो फाइनली दोनों फौजों ने फैसला किया कि भाई हम भी एस्कॉर्ट करेंगे, तुम भी एस्कॉर्ट टिल द बॉर्डर। वहाँ पे अदला बदली होती थी। सो माई फादर वॉज एस्कॉर्टिंग अ ट्रेन फ्राम अमृतसर टू दिल्ली एंड उसमें यही डर था कि कुछ हो ना जाए, दंगा ना हो जाए, एट्सेट्रा। बस फिर दिल्ली पहुंचे और उस समय एक जगह होती थी किंग्सवे कैंप, रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया, अभी भी देश की राजधानी में है। 30,000 के लिए बनाया गया था, 3 लाख उसमें एक टाइम पे आ गए। तो साहब एस्कॉर्ट कर रहे थे और देखा एक बड़ी खूबसूरत औरत बैठी हुई है उसके अंदर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, सब लोग उतर के चले गए। ये साहब भूल नहीं पाए, तो अपनी बहन से कहा कि ढूंढ के आओ, वो कहीं किंग्सवे कैंप में है, कौन है। वो ढूंढती हुई गई मैडम और ढूंढ लिया। और फिर आके बोलती हैं इस व्यक्ति से कि ये तो लाहौर से आई हैं, एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और बाकी इनके परिवार को सबको मार दिया था वहाँ पे राइट्स जो हुए थे। तो ये पहुँच गए वर्दी पहन के और बोले, मैडम मुझसे शादी करोगी? सो शी सेड, हाँ मैं शादी करूँगी। सो 48 में शादी हुई और 51 में आई वॉज मेड इन भारत। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई पेरेंट्स। माई मदर वॉज ब्यूटिफुल। तो ये सारे गुड लुक्स जो है ना, ये मेरी माँ के। और सर, लुक्स के बाद जो सबसे पहला ध्यान जाता है वो आपकी आवाज़ पे जाता है, क्योंकि मैं रेडियो का व्यक्ति हूँ। 18-19 साल मैंने एक्टिव रेडियो किया है। तो इस आवाज़ को पाने के लिए क्या करना होगा? वो एक कंप्यूटर चिप लगा रखा है। आई डिड दूरदर्शन बिफोर यू वर बॉर्न। मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया था इन 1970 में। आई वॉज अ स्टूडेंट एट सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली। फिर 71 में बांग्लादेश का हुआ था, तो मैं वहीं स्टूडियो से पूरा कवर करता था। फिर करता गया देन आई जॉइन द फॉरेन सर्विस इन 1973। विदेश चला गया, फिर वापस आया जब और कुछ काम नहीं था, फिर दूरदर्शन शुरू कर दिया, मॉर्निंग शो शुरू किया। तो चलते चलते ऐसा हुआ। आई डोंट नो वॉट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉइस। माई फादर हैड अ लवली वॉइस बट हिज वॉज मोर स्टेंटोरियन। वो होता ना, वो आवाज़ जो अफगान की जो होती है। एंड माई मदर वॉज वेरी जेंटल, सो दे गॉट अलॉन्ग। And I have one brother, an older brother, and I have a sister. तो हम लोग 3 थे।
आई थिंक दैट इट्स जस्ट समथिंग दैट यू आर वेरी काइंड, आपने कहा है वो आई इनहेरिटेड इट आई सपोज, और अब उसका इस्तेमाल करता हूँ जब वो कौन सा हमारा पड़ोसी है पागलस्तान, क्या नाम है उसका, मैं हाँ पागलस्तान ऐसा ही कुछ है, वो बकवास करता है फिर मैं गाली देता हूँ बॉर्डर पे खड़ा होके। और बताएं So, इस तरफ इसमें कुछ है पीने को, कैसे ही रखा हुआ है, चलिए क्या फर्क पड़ता है, चलिए चलिए चलिए। क्या रखवाएं सर? कुछ नहीं, चलिए चलिए कैरी ऑन। क्योंकि अभी हम दिन में शूट कर रहे हैं तो क्या रखवा सकते हैं? कुछ नहीं, इसमें शराब रखवा दो और क्या रखना है, नथिंग, आई एम पुलिंग योर लेग, दिस इज फाइन। सर एम्बेसडर में और एक डिप्लोमेट में क्या फ़र्क होता है? अगर एक सामान्य नागरिक को समझना हो तो हाउ डू यू? मैं ये आपको बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। जी सर। आजकल तो जिसको देखो वो अपने आप को एम्बेसडर कहता फिरता है। बहुत से लोग मैंने देखा, मैं एक ही सोशल मीडिया चैनल पे हूँ, लिंक्डइन, तो जिसको देखो आई गॉट बेस्ट डिप्लोमेट अवार्ड, आई एम एम्बेसडर ऑफ दिस, एम्बेसडर ऑफ दैट। और कौन से, तेरे को किसने एम्बेसडर बनाया? ओ जी झुमरी तलैया में कोई एनजीओ उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया। एरेंट नॉनसेंस। राजदूत जो होता है उसको एक पत्र दिया, या हमारे सिस्टम ये है कि एक तो आप आते हो भारतीय विदेश सेवा से, आप उसका इम्तिहान देते हो, आप ज्वाइन करते हो, देन यू स्टार्ट एट अ जूनियर लेवल, थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, फर्स्ट, बढ़ते जाते हो 20-25 साल की सर्विस के बाद आपको राजदूत बना दिया जाता है। टू अ स्मॉल कंट्री, बिग कंट्री, इट डिपेंड्स। दूसरा इंटेक होता है जिसको हम लैटरल कहते हैं, वो सरकार का उत्तरदायित्व है, कोई रिटायर्ड जनरल है, रिटायर्ड कोई और है, सेक्रेटरी है, उसको बना देते हैं, या कोई पॉलिटिशियन है, अनकंफर्टेबल पॉलिटिशियन, उसको बाहर निकालना है देश से, तो छोटे मोटे देश में राजदूत बना के उसको भेज देते हैं। कोई एग्जाम्पल? जाने दीजिएगा। ठीक है सर। तो उसको फिर ये दो तरीके से लोग बनते हैं राजदूत। डिप्लोमेट का काम क्या होता है? एक तो जब आप भारतीय सेवा में आ जाते हैं, विदेश सेवा में, हमारा काम इसेंशली 4 सेक्टर्स में होता है। पहला होता है कि कॉन्सुलर एक्टिविटी, वो पासपोर्ट वीज़ा का काम करना, जो हम लोग सब करते हैं। जब हम हमारे इस समय हमारे पास 150 लगभग 150 से भी ज़्यादा हमारे पास एम्बेसीज और हाई कमीशंस हैं पूरी दुनिया में, हम बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा हमारा काम यह होता है ट्रेड। इनफैक्ट ट्रेड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। ओके। कि भाई आप जो है जिस देश में आप काम करते हैं, देखिए हम क्या बेच सकते हैं उनको, या क्या उनसे ख़रीद सकते हैं। फिर अगर आप ऐसे देश में हैं जहाँ पर जिसकी आर्थिक शक्ति है, फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इनवाइट करते हैं। और चौथी चीज़ हमारी ये होती है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सरकारी लोग हैं, उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब हमें आवश्यकता हो वो हमारा समर्थन करें। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं एज डिप्लोमेट्स। एम्बेसडर इज़ नॉर्मली मैं 6 देशों में राजदूत रहा हूँ। एम्बेसडर इज़ नॉर्मली द हेड ऑफ द फैमिली, सो टू स्पीक। ठीक है। तो बाकी लोग उनसे डायरेक्शन लेते हैं। अब जिन 6 देशों में मैं रहा हूँ, मेरा जो इम्तिहान लिखा था मैंने 1973 में, मैं चाहता नहीं था विदेश सेवा में जाना, तो मैंने पूरी कोशिश की कि फेल हो जाऊं, लेकिन फिर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर, तो मैं फर्स्ट आ गया उसके अंदर। तो फिर मेरी पत्नी, एक ही पत्नी है, 48 साल हो गए हैं, उसकी मांग में सिंदूर भरा था। हर साल वो करवा चौथ करती है, फिर सिंदूर भरता है। इसलिए जब पीएम साहब ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, मेरे लिए बहुत अहम था वो। तो फिर क्या होता है कि मैं जिन देशों में राजदूत रहा हूँ, लोगों की नॉलेज में, लोगों के असर में वो सबसे गंदे देश है। तो मेरी पत्नी अक्सर कहती, तू तो फर्स्ट था, तेरे को अच्छी जगह क्यों नहीं भेजते? मैंने कहा मुझे क्या मालूम। तो मैं अफ्रीका में बहुत समय रहा हूँ। क्योंकि चैलेंजिंग कंट्रीज थी इसलिए आपको भेजा? नहीं, मैंने नहीं किया। उन्होंने बोला इसको कहीं ना कहीं बाहर निकालो यहाँ से, इसको अच्छी जगह मत भेजो। वो दूसरे लोग, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडर्ड अ गुड एम्बेसडर। तो मैं फॉर एग्जाम्पल जो जिन 6 देशों में रहा हूँ, उनमें से 3 अफ्रीका में थे, और अभी भी 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ वहाँ की सरकारों का। Okay. और भारत में कारगिल और ले, तो कुल मिला के 3 पति मेरे अफ्रीका में हैं, 2 भारत में हैं, 5 हो जाते हैं। मेरे मित्र मुझे द्रौपदी के नाम से पुकारते हैं। सो आई एन्जॉय बीइंग इन अफ्रीका। मैं उनको गाइडेंस देता हूँ, आई एम सपोज टू, स्पेशल एडवाइज़र। तो क्या देते हैं वो पूछते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ना मैं स्पेशल हूँ, ना कोई मेरी एडवाइस लेता है। एक गाड़ी जरूर मिलती है जब मैं वहाँ जाता हूँ, वो पू करते, कोई सुनता तो है नहीं। यहाँ पर भी जब कारगिल ले जाता हूँ तो गाड़ी मिलती है, वो पी 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 करते, कोई नहीं सुनता उसकी। अच्छा रहता है। बट बेसिकली जो मैं अपने करियर में मैंने देखा है, टू रिप्रेजेंट भारत, क्योंकि मैंने ये परिवर्तन देखा है। आई स्टार्टेड एज अ डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, और अब जो जाते हैं वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ भारत। और ये भी मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इनडिसाइसिव इंडिया हैज़ बिकम भारत बहादुर।
ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ इसको, अगर समय रहा हमारे बिल्कुल पास। तो अभी जो मैं अफ्रीका में उनसे बात करता हूँ, ये ज़माना है सोशल मीडिया का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसको जो पॉडकास्ट है आप इसको जी जो है दुनिया में पहुँचा देंगे। इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नैनो सेकंड्स में जाती है। तो आजकल वो फिर जो एम्बेसडर्स का काम होता था अपने देश की बढ़ाई करो, वहाँ पर वो चलता नहीं है, बिकॉज पीपल नो द ट्रूथ। तो इसीलिए हमारा जो काम था वो भी उसमें परिवर्तन आ। मिसाल के तौर पे एक अफ्रीकन देश है, तो वहाँ की महिला एम्बेसडर है, वो मुझे मिलने आई थी दफ्तर में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 साल हो गए। तो मुझे कहने लगी कि भारत से मैं इन्वेस्टमेंट चाहती हूँ अपने देश में। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, या CII या फिक्की शिक्की के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? कहती नहीं, मेरा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अमीर है, ये है वो है, बहुत सिक्योरिटी है। और उसी सुबह उसके देश में मेरा कहा 500-600 लोग मारे गए थे किसी सुइसाइड बॉम्ब में, और हर हफ्ते वहाँ कोई मरता। मैं सोमालिया की बात कर रहा हूँ। तो मैं, हाँ जी, बहुत अच्छा देश है, दुनिया का सबसे अमीर देश है। फिर जब वो जा रही थी, मैडम थी, तो मैंने कहा मैडम मैं ज़रा हाथ लगा सकता हूँ? बोली क्यों? मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ हकीकत है कि अफसाना है, मुझे बताइए। द काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट यू आर टेलिंग मी, कौन विश्वास करेगा? हर रोज़ तो जितने इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है सब पे आता है कि 1 रुपया कोई नहीं लगाएगा वहाँ पर, बिकॉज जो कैपिटल है, जो पूंजी है, मनी कैपिटल इज़ अ कावर्ड। पैसा बहुत डरपोक है। वो चाहता है कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं सुरक्षित हूँ, और वो भूखा बहुत है, वो बढ़ना चाहता है, मोटा होना चाहता है। सो दीज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल जो हम जानते हैं, वो समझने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि आप जितनी मर्जी रोड शो करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन जब तक आपकी इंटरनेशनल छवि उस प्रकार की नहीं है कि मेरा कैपिटल यहाँ पर सेफ है, तो लोग कोई नहीं आएंगे यहाँ लगाने। और ये मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से बहुत परिवर्तन आया। मिसाल के तौर पर जो प्रवासी भारतीय हैं जी, पिछले साल 120 या 125 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर उन्होंने भारत भेजे। हम कहते हैं ना तन मन धन, तो तन तो उनका विदेशों में है, मन इनका जहाँ पर भी है, वो धन भारत में रखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। तो नंबर 2 मेक्सिको था, उसको 50 बिलियन मिले उसके डायस्पोरा से, और हमें मिले 120 या 125 बिलियन। बहुत फ़र्क है। तो लोगों का विश्वास है भारत में कि यहाँ पर जो भी कुछ है हमारा पैसा सुरक्षित है, और वो बैंक में रखते हैं, हम अच्छा इंटरेस्ट भी देते हैं, एट्सेट्रा। तो एक तो ये चीज़ है अबाउट कैपिटल। इसीलिए अफ्रीका में अभी कैपिटल जाता नहीं है, क्योंकि रिस्की बहुत है। राइट सर। लोग वहाँ जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जो कहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करो। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक अफ्रीकन देश है दक्षिण सूडान, जहाँ पे मैं विशेष सलाहकार हूँ, मैं वहाँ राजदूत भी था। तो आए थे उनके राष्ट्रपति, उनका हमने थोड़ा ट्रीटमेंट कराया, यहाँ पे कुछ साल हो गए। तो फिर उनके साथ जो उनके चमचे थे कहने लगे, जी ऐसा अस्पताल जहाँ आपने हमें जहाँ मैं ले गया था उनको, भाई ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए, इन्वेस्टर ढूंढिए। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये बताओ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? तुम्हारे लोगों के पास क्षमता है, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम शायद $200 है साल की। अरे कौन खर्च करेगा 10,000 रुपये एक कंसल्टेशन के लिए या एक दिन के लिए हॉस्पिटल में? राइट। तो इन लोगों का कई बार वो होता है ना, अफसाना होता है, वो रियलिटी नहीं समझ पाते। तो हम बताते हैं कि टाइम विल कम, बट यू कीप वर्किंग फॉर इट। पहले आपको अपनी अंदरूनी स्थिति संभालनी। मिसाल के तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समय 193 देश हैं, और इस समय आज जब हम बातचीत कर रहे हैं 2 जून 2025 को 59 वाई लगभग एक्चुअली 59 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं दुनिया में। 193 देश, 100 देश आतंक से पीड़ित हैं, और जो 100 देश आतंक से पीड़ित हैं 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित हैं। नाउ यू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स कि अगर 59 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो रूस और यूक्रेन का आज ही खबर आ रही है, यूक्रेन ने ये कर दिया, वो कर दिया, टोटल नॉनसेंस। और फिर दूसरा गाज़ा और इजराइल का है, ये तो सब जानते हैं जी। लेकिन सूडान में क्या हो रहा है? काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट सरकार फौज के बीच में, और वहाँ की, क्योंकि मैं 5 साल रहा आपका राजदूत, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस जो है उनके बीच में चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। फिर आप बुर्किना फासो में हर रोज़, एंड आई लव दैट कंट्री, हर रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ आतंकी हमला होता है। माली, मॉरी, इसको तो पूरा हम कू बेल्ट कहते हैं। तो ये सारा मैं देख रहा हूँ, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में सब सरकारों को बाहर निकाल दिया। फ्रेंच क्या कर रहे थे वहाँ पर? भाई अब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, उससे पहले आपकी कॉलोनीज़ थे ये सब,
लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस बोला देखिए भाई टाइगर लोग आप संयुक्त राष्ट्र संघ बना रहे हैं तो ये तो गया इलाका जो सेंट्रल अफ्रीका और इसको तो रूस खा जाएगा सोवियत संघ, तो मैं शहंशाह हूँ, मुझे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दो, मैं इनको कंट्रोल करूँगा। वो करते रहे। लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ जो मैंने वहाँ पर देखी है, और मुझे कई अफ्रीकन नेता ये कहते हैं जी कि आप लोग आज जहाँ हैं, भारत जहाँ है, हमारे लिए तो वो सिर्फ एक फैंटेसी है, हमारे लिए तो एक सपना है कि हम कब पहुँचेंगे, क्योंकि जहाँ वो उनकी इंडिपेंडेंस भी 1960 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन वो वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। 50 साल पहले जहाँ भारत था, आज वो लोग वहाँ पर हैं। मिसाल के तौर पर दक्षिण सूडान में जब मैं आपका राजदूत था तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, मुझे बिजली मिलती थी 10 घंटे के लिए एवरी वीक, और शायद वो सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर। प्रति सप्ताह 10 घंटे बिजली, एक वीक में 10 घंटे। तो वो जनरेटर लगाते थे और ये और वो, फिर केरोसिन नहीं था, जबकि ऑयल रिच था, पर रिफाइनरी नहीं थी। केरोसिन फिर यहाँ जो जनरेटर में लगता है तेल, वो आता था युगांडा से, कीनिया से। आई मीन इट वाज कम्प्लीटली बहुत बुरी हालत थी उस चीज़ की। फिर जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो 5 किलोमीटर पेव्ड सड़क थी पूरे देश में, और उसकी आबादी मेरा ख्याल 1.25 करोड़ के आसपास की उसकी आबादी है, 10-11 मिलियन। 20 डॉक्टर थे पूरे देश में। बीन थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि वो अलग हो गया था ना सूडान से, 41 साल गृह युद्ध चलता रहा। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर अफ्रीका में देखी हैं। तो उनको इनकरेज हम यही करते हैं, जो मेरी बात सुनता है, बहुत कम सुनते हैं, कि भाई यू हैव टू, जो आपने इमेज बाहर देनी है वो आपको देनी है कि वी आर अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री। जी सर। करते हैं, लेकिन फिर जिम्बाब्वे में देखिए क्या हो गया, फिर केन्या में भी बहुत कुछ होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन अफ्रीका का चाइना है, क्योंकि ये लोग जाते हैं, पूंजी निवेश करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में, जो कुछ वहाँ के नेचुरल प्राकृतिक साधन को बाहर निकाल सके, उनको निकाल के फिर ये चले जाते हैं, और अफ्रीकन्स को कुछ नहीं मिलता। चीनी कहते हैं जो आपको तो भाषा नहीं आती, तो हमारा ड्राइवर और खनसामा वो भी हम चाइना से लाएंगे। तो मैंने देखा है ये बगावत इनके अगेंस्ट, चाइनीज़ के अगेंस्ट हर जगह। ओके, यू नो, लेट मी पुट इट यू वेरी ब्लंट। अब भारत क्या करता है, भारत डेवलप करता है उनके ह्यूमन रिसोर्स की। अब लिसोथो, किंगडम ऑफ लिसोथो में मैं विशेष सलाहकार हूँ। वहाँ का मसेरू जो राजधानी है, तो वहाँ का उसका नाम है मसेरू पैलेस या कुछ होटल का नाम है जहाँ मैं रुकता हूँ। जब जाता हूँ तो देखता हूँ एक गोरा जनरल मैनेजर है, कोई भारतवासी फाइनेंस मैनेजर। मैं कई बार उनसे पूछता हूँ आपके अपने लोग कहाँ हैं? नहीं है ना, क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं उनको। फिर हमने वहाँ स्कूल शुरू किए। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, जिसमें ये लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं कि आप हमको, कितने हज़ार जो हैं अफ्रीका के लोग, लाखों में भारत में पढ़ते हैं, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, हम बायलैटरल अरेंजमेंट्स के ज़रिए उनको पढ़ाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो यहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते, वी वांट टू स्टे इन। हम लोग बड़ी ओपन सोसाइटी है, वी आर अ वेरी फ्री सोसाइटी, वी आर अ वेरी वेलकमिंग सोसाइटी। यहाँ तक मैं आपको बताऊँगा, दैन दिस आई से विद टोटल सिंसेरिटी, कि पूरी दुनिया में, खासतौर अफ्रीका में, चाइना इज़ सस्पेक्टेड, इंडिया इज़ रिस्पेक्टेड। ये फ़र्क है हम दोनों में, ये मैंने देखा है। और चाइना सेम चीज़ बलूचिस्तान में भी कर रहा है। अब बलूचिस्तान की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के बारे में अब थोड़ा सा बातचीत करते प्लीज़ हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान है, लेट अस सी इसको बनाया क्यों। लोग जो कहते हैं ना कि हम आज़ाद हुए थे 1947 में, बकवास करते हैं। मेरा बंटवारा हुआ था 1940 से, मुझे तोड़ दिया गया था, और इस बेवकूफ़ को बना दिया था कि भारत उभरेगा ज़रूर, इस पे नज़र रखियो। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो वो बन गया, और उसका कोई होता था वहाँ पे एक जनरल अयूब खान, वो अपने आप को फील्ड मार्शल, कोई जंग तो कभी जीता नहीं, पर फील्ड मार्शल, जैसे आज ये भी बेवकूफ़ है, पिंजड़े वाली मुनिया, क्या नाम है इसको, मैड मुल्ला मुनीर, वही पिंजड़े वाली मुनरिया। तो ये अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया इस बेवकूफ। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतने मेडल्स क्या लगाते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? वो कबाड़ी बाजार से जो अमेरिकी और ब्रिटिश लोग वहाँ बेच जाते हैं, वो खरीद के यहाँ अपनी छाती पे लगा लेता है, गधा कहीं का। तो अब क्या होता है कि हमें जब हम आज़ाद किया सो कॉल्ड आज़ादी 47 में, बेटा एक चीज़ मैं सीधा कैमरा में देख के कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम, यू आर इंसेनली पॉपुलर, आप जानते हो खुद कितने सारे लोग आपको देखते हैं। और जब मैंने कहा कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो तो मुझे मुबारकें देने लगे अरे सर, आपके साथ बातचीत हो रही है। नेक्स्ट बताता हूँ, दूसरे विश्व युद्ध में, और सुनिए बड़े ध्यान से, दूसरा विश्व युद्ध था 1939 टू 1945। 25 लाख भारतवासी
हमारी सेना के, उसमें लड़े थे टू प्रिजर्व द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश शहंशाह की सुरक्षा के लिए 25 लाख भारतवासी लड़े थे दूसरे विश्व युद्ध। हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, भारत ने अपनी मर्दानगी दान कर दी थी एलाइज को। वी पोर्ड फॉर्थ आवर मैनहुड। 25 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स, हमारे लोग लड़े थे इसके लिए। और फिर बेटा 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी, अब ये बताइए, जिस दिन हमने नेताजी की मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा ज्ञान भी आज़ाद हो गया। क्योंकि मैंने तो पढ़ा था कि ये तो बेकार का आदमी था, ये था वो था, वो सारे ब्रिटिश टाइम की लिखी हुई किताबें थी, इसका ट्रायल किया गया, ये हुआ। उस दिन मुझे समझ आया कि असली हीरो तो ये था। दूसरा जो मैं अक्सर बताता हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि आप लोगों ने चंद्रयान को भेजा जहां पहले कोई नहीं गया था। उस दिन मेरा आत्मविश्वास भी आज़ाद हो गया कि भाई अब मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। 1966, 1967 में बारिश नहीं हुई थी भारत में, अकाल था। मेरी माँ भारत, मैंने देखा है बेटा, मेरी माँ भारत फटी हुई थी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। हमारी उस समय की प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल छपा था, मैंने अभी भी अपने लॉकर में रखा है। उसमें लिखा था, भारत की नई नेता भीख मांगने आई हैं। यू डोंट से दीज थिंग्स अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया। बेवकूफ़ फैमिली की, कुछ अकल तो है नहीं उनको, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, तो सब सारी दुनिया जानती है। तो अनाज मिला, 9 and 11 मिलियन टन हमको अनाज दिया गया। द लार्जेस्ट इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। और हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। वो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जिनका निधन हो गया था, एंड शी रिप्लेस्ड हिम, मिसेस गांधी। मुझे अभी तक याद है 66-67 में 80 सोमवार, 2 साल में 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूँ बेटा, कुछ नहीं खाया। बहुत तकलीफ होती थी, 15-16 साल का था, बहुत दिक्कत होती थी। माँ तो माँ होती है, फिर भी कहती थी दीपक खा ले, बट माई फादर से नहीं खाएगा, इतना प्यार करता है देश से, नहीं खाएगा। ये मेरी जो ये चीज़ में फिर उस समय मुझे जो है मेरा आत्मसम्मान बढ़ा कि अब देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं। और आखिर में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका धर्म क्या है, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, पर जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आज़ाद हो गई। उस दिन पठान का बेटा हूँ, सनातनी हूँ, डजंट मैटर। तो ये चीज़ें जो मैंने देखी हैं अपने देश में, ये 4 स्टेजेस जो मैं बताता हूँ, माई नॉलेज, माई सेल्फ एस्टीम, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस और अल्टीमेटली माई स्पिरिट, ये सब आज़ाद। ये मैंने देखा है, ये मैंने अभी, आप 74 साल की तो उम्र हो गई है, मैंने देखा है सब कुछ होते हुए। आगे क्या देखूंगा आपको बताता हूँ। अब एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। मैं जब बातचीत करता हूँ लोगों से, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है उसका टाइटल मैं देता हूँ द जामवन इफ़ेक्ट। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई जामवन का मतलब क्या है। लोगों से मैं पूछता हूँ, किसी को नहीं मालूम। अब आपको याद होगा 2019 में पतन गुजरात में, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ कही थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। जी, मैं बहुत दूर पीछे बैठ के सुन रहा था, उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। हमारा सिद्धांत ये कब से हुआ भाई? मैं तो जब स्कूल में था मुझे बताया कोई यहाँ तमाचा मारेगा तो आप बोलो जी यहाँ भी तमाचा मार लो, कोई पेट पे लात मारेगा बोलो जी पीठ पे भी लात मार दो। मेरा तो ये सिद्धांत हो, ये कब से सिद्धांत हो गया कि घर में घुस के मारेंगे? 5 साल तक मुझे समझ नहीं आया बेटा। और इस साल 25 फरवरी को मेरी पत्नी और मैं महाकुंभ में गए। तो जहाँ हम ठहरे थे, एक वहाँ बहुत ही ज्ञानी ध्यानी पुरुष, एक महात्मा थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैं ये काम करता हूँ, भारत का राजदूत हूँ, विशेष सलाहकार हूँ, इसका मतलब क्या है, कब से हम ये हमारा सिद्धांत बना? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बैठिए राजदूत। तो मैं उनके चरणों में बैठा। रामायण पढ़ी है? मैंने कहा महाराज बिल्कुल पढ़ी है। तो कहते वो जंग क्यों होता है उसमें? मैंने कहा जंग इसलिए होता है कि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण करता है। गुड आइडिया बैड आइडिया ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको चला जाता। मैंने फिर कहते फिर क्या हुआ?
तो मैंने कहा जो पीड़ित राजा है वो अपने चीफ स्पाई मास्टर अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर को बोलता है ढूंढ के ला। अब वो बड़ा परेशान, भगवान श्री हनुमान इधर जाता है उधर जाता है, फिर पता लगता है कि छोटे से द्वीप में उसको कैद कर रखा है 100 कोस दूर फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, यानी 300 किलोमीटर। लेकिन 25,000 साल पहले ना पानी का जहाज था, ना सबमरीन थी, ना हवाई जहाज है, ना हेलीकॉप्टर, जाए कैसे? बड़ा उदास, यू नो, ही गोज इनटू डिप्रेशन। ये महात्मा मुझे बता रहे थे, बैठा हुआ है मैं क्या करूं, अब मैं खाली हाथ तो जा भी नहीं सकता, मेरे को तो ये टाइट, मेरे को ये काम दिया है मिशन। फिर जामवंत आता है भालू, जिसको मैं अपनी छाती पे पहनता हूं, कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे भरोसा कर, आत्मविश्वास कहाँ है तेरा? फिर भगवान हनुमान एक छलांग लगा के वहां पहुंच जाते और वापस आने से पहले महल को आग लगाते हैं। तब महात्मा जी ने मुझे बोला 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? मुझे नहीं समझ आता था कि ये कब से हमारा, अब मैं समझ गया हूं कि ये हमारा सिद्धांत है। और अभी जो हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी घर में घुस के मारा था, वो आतंकियों के जो गढ़ थे, डिस्ट्रॉय कर दिया उनको। ये नया नॉर्मल बन चुका है, भारत को सताओगे वो घर में घुस के मारेगा, ये हमने पूरी तरह से साबित कर दिया। तो ये कहानी है, इसलिए मैं जामवंत इफेक्ट इसको कहता हूँ। जामवंत, कुछ लोग जम्बावन कहते हैं, बट जामवंत उनका नाम था उस भालू का। और बताता हूँ, एक बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। कैसे पता लगा जामवंत को कहाँ है, तो जटायु का एक भाई था रामायण में, बहुत कम लोग जानते, उसका नाम था संपति। उसने बताया कि इधर की तरफ को गए हैं, फिर पता लगा एटसेट्रा। यू नो, इट इज़ फैसिनेटिंग। और इसको जो कहते हैं ना माइथोलॉजी है, वो बकवास करते हैं। ये हमारा इतिहास है, कोई माइथोलॉजी, ये लिविंग हिस्ट्री है। राइट सर। सिमिलरली अगर आप महाभारत को भी देखें, जंग क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, कि मेरा भाई है, मेरा अंकल है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा, मैं कैसे लड़ूं? तो मेरा परिवार है। भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि तू लड़ रहा है सच्चाई के लिए, तू मार नहीं रहा, तू वध कर रहा है इनका। फिर अर्जुन अपने गंदीव तीर कमान को हाथ में उठाता है, फिर तो आपको पता है क्या होता है जंग के अंदर। सो ये कहानी भारत की है कि सच्चाई के लिए अरे क्या कहता है आपका मुंडका उपनिषद में, जो हम पहनते हैं यहाँ पर, अशोका एम्बलम कहाँ गया, ये रहा, क्या लिखा है इसके नीचे? सत्यम एव जयते। सत्यम की हमेशा जीत होती है। और जो पागलस्तान है वहाँ का क्या है? झूठ का बोलबाला, हमेशा के लिए झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। वो गेबल्स, हिटलर का नहीं होता था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसने भी कहा था 100 बार झूठ बोलोगे ना तो लोग सोचेंगे शायद ये सच बोल रहा है। बार बार उसको बोलते जाओ कि चंद्रमा का रंग नीला है, बोलते जाओ पूरी दिन रात यही बोलो, तो लोग कहेंगे हो सकता है नीला है, हमको नज़र नहीं आता सही तरह से। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और भारत को जो इस समय हमारी असलियत है, इंडिया इनडिसाइसिव चला गया, अब भारत बहादुर है। अब ये भी मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा चाणक्य का नाम, सुना है ना? जी बिल्कुल। अब मैं जब रात को सोता हूँ, मेरे बिस्तर के साथ चाणक्य नीति की किताब पड़ी रहती है, रात को पढ़ता हूँ, सुबह उठते ही पढ़ता हूँ। वो तो मेरा गुरु है। हम लोग भाई डिप्लोमैट्स हैं, सब कुछ तो हम चाणक्य नीति के आधार पर करते हैं। उसने 6 चीज़ें कही थी, ये भी मैं बताया, ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मुझे चुप करवा देना प्लीज सर। राइट। उसने 6 चीज़ें कही थी अगर देश को शक्तिशाली बनना है क्या होने। पहले लीडरशिप। अगर उस टाइम तो राजा महाराजा होते थे ना, 2400 साल पहले जब इसने लिखा था, उसने कहा अगर लीडरशिप आपकी सही नहीं है तो आप एक महान देश नहीं बन सकते। आज जो हमारा लीडर है, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, वो पिछले 3 साल से हर हफ्ते सर्वे करके बताते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता कौन है। और पिछले 3 साल से हर सप्ताह एक आदमी का नाम आता है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड टुडे। उसी को वो लोग करते हैं। तो जब चाणक्य ने ये कहा था लीडरशिप होनी चाहिए, गायना गए थे पिछले साल नवंबर में, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इरफान अली, वो बोले कि भारत तो वर्ल्ड लीडर बन गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब आप 1.5 दिन के लिए आए रहे, 5 साल तो रुको, मेरे देश का भी कल्याण करके जाओ। हम सब ने कहा इतनी छुट्टी नहीं देंगे उसको, कि आपके सामने भी ज़रूरत है। तो पहली तो होती है लीडरशिप। दूसरा उसने कहा आपकी कूटनीति बहुत तगड़ी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी। राइट। 120 देश हैं जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। हर साल प्राइम मिनिस्टर उनका वर्चुअल समिट करते हैं, फिर करेंगे अक्टूबर नवंबर में, कि भाई हमने दिल्ली डिक्लेरेशन कर दिया, G20 की मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद क्या?
डॉक्यूमेंट तो साइन हो गया, सब लोग बड़े खुश हो गए, खूब वहाँ पे चाय पी और भी कुछ पिया और जो कुछ पीना था वो पी लिया, रात को भोजन भी किया। उसके बाद क्या? तो ये फॉलो अप के लिए साहब बात करते हैं, भाई तुम्हारी क्या समस्या है? तो वो बताते हैं कि हम तो छोटे देश हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो साहब कहते हैं मैं आपकी आवाज़ हूँ, भारत आपकी आवाज़। सो ये जो 120 देश हैं जो ग्लोबल साउथ या 125 कभी कभी, ये हमें अपना कहते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आप हमारे रोल मॉडल हो, राइट। हम आपकी तरह होना चाहते हैं। अब 2-4 हैं जो यूरोप की तरफ देखते हैं कि जी हम उनकी तरह होना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ फिर क्यों? जब हमारी मीटिंग्स होती हैं अफ्रीकन यूनियन की, बोले जी डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट है, ये है वो है। मैं कहा यार देख, मुझे यूरोपियन इकोनॉमी में मैं किताब चाहता था, मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने कहा भाई यूरोपियन इकोनॉमी में किताब दे दो। कहता है सर फिक्शन सेक्शन में ढूंढ लो, वहाँ मिल जाएगी। अब कोई कुछ नहीं बचा वहाँ पर। तो फिर इन लोगों से कहता हूँ ओए तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तू मुझको देख, भारत है। फिर तीसरी चीज़ चाणक्य ने जो कही थी वो थी कि आपकी आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए। लुक, 25 साल हो गए हैं हम किसी देश से मदद नहीं लेते, 150 देशों की मदद करते हैं हम लोग। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब दुनिया फोर्थ कहती है, लेकिन मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ और रिग्रेशन एनालिसिस में मैंने जो कैलकुलेट किया है, हम मेरा ख्याल जर्मनी से आगे निकल गए हैं। और वो बाद में सरकार इसको कंफर्म करेगी, वी आर ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आर्थिक शक्ति बहुत है हमारे पास। चौथी चीज़ उसने कही थी मिलिट्री आपकी शक्तिशाली हो, वी आर द फोर्थ मोस्ट पावरफुल। मेरा मानना है थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट लड़ना मरना तो आता नहीं है, पैसे बहुत हैं, उसके बाद हथियार बहुत हैं, तो वो नंबर 1 कहते चल यार तुम नंबर 1 है, तू नंबर 1 है। रूस नंबर 2 है, भल जबकि यूक्रेन को भी वो ठोक नहीं पा रहा, लेकिन कहते हैं रूस। उसके बाद कुछ लोग चाइना कहते हैं, मैं नहीं मानता बिल्कुल, वो तो नपुंसक है, लड़ना मरना आता नहीं है। उनका कोई सुनजू फुंजू होता था, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। उसको पता था कि अगर फाइट करना पड़ा ये तो भाग जाएंगे। अरे चीनी एक सिपाही अपना विदेश नहीं भेजता है लड़ने के लिए, Okay. आपने नोटिस किया है? पीस कीपिंग के लिए, तो पीस कीपिंग के लिए, पीस एनफोर्समेंट में नहीं जाते वो, उसमें हम जाते हैं। दोनों फ़र्क है। एक तो पीस कीपिंग है कि भाई जब सूडान में मैं था एज योर एम्बेसडर, तो होता था वहाँ पर। एक बार तो मुझे याद है कि दक्षिण सूडान के जो रेबल्स थे और सूडान की जो सरकार थी आपस में फिर भिड़ गए आफ्टर साइनिंग द पीस डील। तो मेरे वहाँ जो बटालियन कमांडर थे उन्होंने कहा साहब आपको आना पड़ेगा, यहाँ तो जंग शुरू हो जाएगी। तो मैं जाके बीच में खड़ा हो गया, मैं कहा चलाओ गोली, मैं खड़ा हूँ। वो भी सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि राजदूत क्या कर रहा है। मैं कहा चलाओ ना गोली, हिम्मत है, पहले मुझे मारो फिर देखो मेरी फौज तुम्हारी क्या हालत करती है। तो दोनों ठंडे शांत हो गए। उसमें क्या, यू डोंट किल एन एम्बेसडर, Right. उसका बहुत रिपरकशन होता है। सो वी रियलाइज दिस कि चीनियों को लड़ना मरना बिल्कुल नहीं आता। नॉट वन सोल्जर विल डिसेंड। वो जो वहाँ का बलूचिस्तान में ठोक रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ठोक रहे हैं, उनको बात करते हैं हम अपनी फौज भेजेंगे, तो भेजेंगे नहीं। पता है कि मेरे सोल्जर्स नपुंसक हैं। वो जो है ना, क्या नाम है उसका, टिंगलिंग, उनका लीडर, पिंग पोंग, डिंग डोंग, मिंग मिंग, जो भी उसका नाम है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ बेटा, भूल 11 जिनपिंग। हाँ वही 11 वही। हाँ, वो टिंग टिंग ऐसा ही कुछ नाम है। आप पढ़िए वो क्या कहता है अपनी फौज को, भाई आप लोगों को सीखना चाहिए 1 मिनट के नोटिस पे लड़ना कैसे। तो क्या अभी तक क्या करे, नूडल्स खा रहे थे बैठ के वो लोग। बकवास करता है, उसको मालूम है कि मेरी फौज बेकार की है, को लड़ना नहीं आता। फिर वो आर्टिकल्स लिखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बड़े फेमिनिन हो गए हैं हमारे लड़के, तो अभी चाइनीज़ रैम्बो को आना पड़ेगा। नॉनसेंस दैट दे राइट। पर उससे संकेत ये मिलता है कि वो जानते हैं कि उनको लड़ना वड़ना कुछ नहीं आता। गालवान में तो ठोक दिया था हम। जी सर। आपको मालूम है कि पीएम साहब वहाँ पहुँच गए थे बहुत जल्दी ले में, जब ये झड़प हुई थी। और टिंग टोंग मेरा ख्याल 9-10 महीने के बाद गया। कोई डर था मेरे को कोई मार ना दे वहाँ पर। हमारे 20 बच्चे शहीद हुए थे और वो झूठ बोलते। पहले बोला मेरे 4 गए, फिर बोला 8 गए, फिर बोला 12 गए, फिर बोला 16 गए। वो 4 के इंक्रीमेंट्स में जाता है। अब सच्चाई तो बोलना आता नहीं है ना उसको, सच तो कभी नहीं, वो भी नहीं बोलता और पाकिस्तान भी नहीं बोलता। सो उसको पता लग गया दैट वी हैव अ वेरी पावरफुल आर्मी। अब दुनिया में सारी दुनिया हमारी फ़ौज की तारीफ़ करती है। मेरा ख्याल 30 देशों में तो हमारी मोबाइल यूनिट्स हैं जो ट्रेनिंग देती हैं उन देशों की फ़ौजों, वो हमसे सीखना चाहते हैं। फिर चाणक्य ने ये भी कहा था कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जब वो मजबूत नहीं है तो फिर आपका देश महान नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग। 2400 साल पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी वगैरह होनी। अब देखिए कौन सा देश बेटा एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश एक दिन में 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश एक साल में
इतने लोकोमोटिव बनाता है कि अमेरिका और यूरोप मिलके उतने नहीं बनाते, मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है जो एक दिन में 2 नए कॉलेज खोलता है? मैं खोलता हूँ। कौन सा देश है जो एक महीने में 3 यूनिवर्सिटी खोलता है? मैं खोलता हूँ। कौन सा देश है जो 8 नए हवाई अड्डे साल में खोलता है? मैं खोलता हूँ। कौन सा देश है जो 2 मेट्रो सिस्टम एक साल में बनाता है? मैं बनाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं किस रफ्तार से हम चल रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। जो अफ्रीकन लोग यहाँ आते हैं, आपकी मेडिकल 2 मिलियन 20 लाख तो मेडिकल वीज़ा हमने पिछले साल दिए थे। जो यहाँ आते हैं, फैसिलिटीज़ हमारी देखते हैं, फिर कहते हैं आप अपने आप को डेवलपिंग नेशन क्यों कहते हो? मैंने कहा साहब आपने तो अभी गुरुग्राम ले जाते हैं, पागल हो जाते हैं देख के, क्या है ये देश की राजधानी। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, आप चेन्नई जाओ, हैदराबाद जाओ, पुणे जाओ, मुंबई जाओ, कोलकाता जाओ, वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस रफ्तार से हम बना रहे हैं। तो पहले जो लोग हमें गाली गलौज करते थे, हाँ जी भारत आगे नहीं जाएगा क्योंकि सड़कें नहीं हैं, ये नहीं है, अब वो चुप है। मिसाल के तौर पे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि हमारी आज हम 31 मई की अब मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले की, 140 करोड़ लोगों के देश में आज 128 करोड़ स्मार्टफोन हैं। 128 करोड़। मुझे मालूम नहीं कि कभी किसी जो सड़क पे मांगते रहते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो आप उसको बाबा छुट्टा नहीं है तो बोलेगा पेटीएम कर दे इसमें क्या उसके पास भी है QR कोड होता है, QR कोड उसके पास भी है कि भेज दे मेरे को। अब 128 करोड़ स्मार्टफोन्स, कैन यू बिलीव इट? किस रफ्तार से। मैं तो किसी को नहीं जानता जिसके पास स्मार्टफोन है। हाँ मैं खुद हूँ, मेरे पास नहीं है, नहीं मेरी बेटी ने एक मेरे को भेजा था, वो मेरे पास है, सॉरी, लेकिन मेरे को वो फीचर फ़ोन बड़ा अच्छा लगा, बुढ़ा हो गया। सो इफ़ यू लुक एट दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 से ज़्यादा देश हमसे सीखना चाहते हैं। अब पेमेंट, मेरी पत्नी और मैं कैलकुलेट कर रहे थे, हम 2 ही इकट्ठे रहते हैं, बच्चे हमारे विदेश में, कि हम लोग महीने में, पिछले महीने हमने कोई 90 से ज़्यादा प्रतिशत हमारी खरीदारी ऑनलाइन ऑनलाइन की। 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सेकंड, 6,000 पर सेकंड। अमेरिका, चीन और यूरोप मिला के इतने नहीं करते। हम लोग तो वी हैव गॉन मैड एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न। 1/3 हिस्सा आपकी इकोनॉमी का डिजिटल इकोनॉमी है। तो प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं ऑफ कैशलेस या लेस कैश सोसाइटी, वो तो हम देख रहे हैं। ब्लैक मनी का जनरेशन भी उतना ही कम हो गया। फिर उसने फाइनली बात की थी चाणक्य ने एजुकेशन की। मैंने आपको बता दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब मेरा निर्माण भारत में हुआ था 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ थे, 500 व्हेन आई वाज मेड इन इंडिया। आज मेरे पास 60,000 है, 15 लाख स्कूल हैं, 15 लाख स्कूल हैं मेरी माँ भारत में। और मैं बताऊं, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। कौन रोकेगा इस देश को? भविष्य का रास्ता मेरे सामने है, तभी तो सब आते हैं। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 29 साल है मेरी मीडियन एज, यानी 70 करोड़ भारतवासी, 140 करोड़ की आबादी है, 70 करोड़ भारतवासी आपकी तरह और मेरी तरह, हमारी उम्र 29 से कम है, और 70 करोड़ की उनकी तरह 29 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये जवानी है ना भारत की, बिल्कुल। क्या है, किसकी जवानी? वो गाना आता है ना फिल्म में, लीला की जवानी, हम तेरे को नहीं देंगे अपनी जवानी। सब मेरे पास आ रहे हैं। वी वांट द यंग पीपल फ्रॉम इंडिया। चीन से नहीं लेंगे, बेईमानी करेंगे। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, मुस्लिम देशों से नहीं लेंगे। ब्रिटेन तो बहुत पछता रहा है, फ्रांस बहुत पछता रहा है, जर्मनी बहुत पछता रहा है कि हमको ये लोग नहीं चाहिए। आके दंगा करते हैं, शादियाँ करते हैं, और जब हम कहते हैं आपकी शादी होगी तो बोले तो मैं तो 4 से कर सकता हूँ। तो यूरोप में ये करेक्टिव मेजर्स हो पाएगा? 100%, बट इट्स टू लेट। अभी टू लेट तो नहीं है, बट दे आर स्टार्टिंग नाउ। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर, हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, सोरबोन इन पेरिस, जहाँ मैंने अपनी मास्टर्स की थी, वो बड़ी अच्छी बात कहता है, विक्टर ओरबान। लोग कहते हैं पागल है, कहता है आई लव मुस्लिम्स बट दे शुड स्टे इन देयर ओन कंट्री। मेरे पास मत आ, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल। बहुत देशों में तो अभी ऑप्शंस क्या है उनके पास? बाहर निकालो इनको, दैट्स द ओनली वे। इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो, इनको अंदर मत आने दो, और फिर जो आप बेनिफिट्स देते हैं आप डिक्लेयर करिए कि कोई शारिया फारिया कुछ नहीं, एक से ज़्यादा शादी करेगा तो जूते मारेंगे उसको। दैट इज़ द वे यार। तो बहुत लोग इसकी बात, फ्रांस में ललाइटे कहते थे जब मैं फ्रांस में था, कि वो लोग बड़ा डेमोन्स्ट्रेशंस का बड़ा शौक है उनको, सड़क पर निकलना। तो जब जैसे ही मौसम ठीक होता था, सर्दी गई और अप्रैल मई का महीना आया, तो मैं यूनिवर्सिटी में, तो रोज़ मैसेज, समय सोशल मीडिया तो हाथ से मैसेज आता, भाई आज नीचे आ जाना 3 बजे डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मैंने कहा किसके लिए? अरे वो छोड़ो ना, करना है तो भाई ये नीचे। सो द फ्रेंच लव टू डेमोन्स्ट्रेट। लेकिन अब उन्होंने शुरू कर दिया है अगेंस्ट
इस्लामिक रेडिकल। फ्रांस को बहुत तकलीफ है, 5% उसकी आबादी इस्लामिस्ट हैं, नॉट जस्ट मुस्लिम, इस्लामिस्ट जो हार्ड कोर रेडिकल्स है। मुझे लोग कहते हैं ये मॉडरेट मुस्लिम्स है। मैंने कहा तेरे पास टेक्नोलॉजी मशीन है कि उसके मन में घुस के देख रहा है कि वो मॉडरेट है कि रेडिकल है? दिस नॉनसेंस दैट है। अरे मॉडरेट कौन होता है, रेडिकल कौन होता है? आपको कैसे मालूम है कि मैं मॉडरेट सनातनी हूँ या रेडिकल सनातनी हूँ? आपको तो नहीं पता है। जो मैं कहता हूँ उससे पता लगेगा शायद। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मेरे मन में कैसे घुसोगे आप? सो दिस इज़ व्हाट यूरोप इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हमसे गलती हो गई थी। हम बड़ा फ्रीडम और डेमोक्रेसी, अमेरिका में देख लो, अपने फर्स्ट टर्म में वो जो मैकडोनल्ड ट्रंप है, मैकडोनल्ड नहीं, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, हाँ वही मैकडोनल्ड ट्रंप ने बोला डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड, अच्छा एक वो बाइट चलाई मोदी जी वाली, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा ओके ये काट देना स्टार्ट। हाँ चलिए, दो लैंड्स का ट्रंप, तो दो लैंड ट्रंप हो गया। अब यू नो डोनाल्ड ट्रंप भी फर्स्ट टर्म में उसने वीज़ा बैन लगा दिया 6-7 देशों पे, मुस्लिम देशों पे। भाई द रियलिटी इज़ टुडे, माने ना माने, और जो भी इस्लामिक धर्म से संबंध रखते हैं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को जो मर्जी कहिए, यू आर नॉट लाइक्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत, सुनिए कहानी बड़ी मज़ेदार है सर। जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत हूँ। पहले दिन वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी थी, 200-300 लोग थे, टिबिलिसी राजधानी है, मुझे बुलाया डिनर के लिए। मैं कहा यार रुको, मज़ा आएगा, मैं जॉर्जिया में आया हूँ, इंडियन फूड खाएंगे। रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। बड़ा अच्छा खाना था, नान थे और सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, दाल बड़ी अच्छी बनाई। फिर मैंने कहा हमेशा मेरी आदत है कि भाई शेफ़ को ज़रा धन्यवाद बोलूँ। कहते सर मालिक जो है वो खुद ही शेफ़ है। मैं बुलाओ भाई, लेट मी शेक हैंड्स। आया तो मैं कहा क्या नाम है, कोई मुस्लिम नाम उसने बताया। तो मैं कहा कहाँ का रहने वाला है बेटा? कहता लाहौर का। तो मैंने कहा इसका नाम न्यू दिल्ली क्यों है? कहता सर अगर मैं इस्लामाबाद रखूँगा तो कौन आएगा यहाँ पर। सही बात है। सो आई हैव सीन दिस। फिर वो एक एक्टर होती थी पाकिस्तान की, मुझे याद नहीं है, कोई बॉलीवुड की फिल्म बनाने, जॉर्जिया बड़ी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे फिल्म बनाने आई, पूरी टीम आई 25 लोगों की। 24 जिनके पास इंडियन पासपोर्ट थे वो तो पार कर गए, इसके पास पाकिस्तान का तो बिठा लिया इसको। और फिर रोई कि 2 घंटे तक मुझसे पूछते रहे, अब तू किस आतंकी को जानती है, कहाँ मिली, कहाँ गई। अरे जॉर्जिया को क्या लेना देना, लेकिन वो भी बड़े सतर्क हैं कि हमें भी इस्लामिक टेरर नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो राइट सर, विच इज़ द रियलिटी। यू नो, आप जितना मर्जी डिनाई करिए ठीक है कि नहीं है नहीं है, बड़े अच्छे लोग, अरे अच्छे लोग अपने घर में, वो हमने क्या है, हमने देखी है इन लोगों की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर। एक डिप्लोमेट के लिए, एक एम्बेसडर के लिए सबसे रिस्की कंट्री कौन सी है? ये बड़ा मुश्किल है कहना। अब मिसाल के तौर पर सूडान में जब मैं आपका राजदूत था तो वहाँ पर हमारे 4 ऑयल वर्कर्स, यंग बॉयज़, अपहरण कर लिया एक अरब रेजिस्टेंस ग्रुप में। मैं अरबी बोलता हूँ फ्लुएंटली, तो मैंने उनके साथ संपर्क किया। मैंने कहा यार छोड़ दो, अरे बच्चे हैं। बोले नहीं, वो सब पैसा लेते हैं ना, उसके लिए उनको चाहिए वो रैंसम जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में जो उसका भी शब्द है, किसी को अपहरण कर लो और वापस फिरौती, हाँ वो देनी पड़ती है। तो फिर मैंने उनके जो चीफ था उससे बातचीत की। मैंने कहा यार टाइगर बच्चे हैं, छोड़, तुम लोग मुझे ले लो, मैं आई एम विलिंग टू बिकम हॉस्टेज। तो वो कहता है पैसे से आपकी सरकार कितने देगी? मैंने कहा 5 रुपये मिल जाएंगे, बाकी आपने जो करना है करो। खैर फिर मेरे को दिल्ली से बहुत झाड़ा है, अभी वो बताता हूँ। तो कि आप क्योंकि आपने खुद को ऑफर किया, तो वो पूरा मीडिया में आ गया। ये बात कर रहा हूँ 2007 की, मेरा कहना 2008 की। तो फिर उनको छोड़ा नहीं, 2 भाग गए, एक को मार दिया, एक को मेरे वहाँ की फ़ौज ने ऑपरेशन में छुड़ा लिया। जो भाग गए थे वो भी आ गए। जब दिल्ली से मुझे ये रॉकेट आया कि आपने क्यों अपने आप को ऑफ़र किया, मैंने कहा यार गलती हो गई, अगली बार नहीं करूँगा। तो कहने लगे कि जो मेरे ही कोर्स में जो मेरे जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा दीपक सुन, अब यहाँ पर तूफान उड़ रहा है, बन रहा है भारत में, दिल्ली में, विदेश मंत्रालय में, और तेरी तरफ आ रहा है, तू बच जा, ये जो तूने किया ठीक नहीं था, अब तूफान से बच। उसका एक लाइन को मैंने जवाब दिया, आज तक लोग उसकी बात करते हैं। मैंने क्या जवाब दिया? मैं कहा टाइगर तू कह रहा ना तूफान आ रहा है, मैं ही तो तूफान हूँ। उसने कहा ये बाज नहीं आएगा। कहते बच्चों की जान बचाने के लिए मैं कर रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने की है। सिमिलरली गिनी कोनाक्री, पश्चिमी अफ्रीका के देश, वहाँ के राष्ट्रपति आजकल वो भी जेल में है। जितने मेरे दोस्त थे ना, बुर्किना वाला, गिनी वाला, सूडान वाला, सब जेल में बैठे हुए हैं। तो वो उसका नाम था अल्फा कॉन्डे। उसने मुझे बोला कि मिस्टर एम्बेसडर मेरे गांव से संपर्क नहीं। ये टाइम है जब इबोला क्राइसिस हुई। इबोला याद है आपको? इबोला याद है, हाँ, बहुत चाले पड़ जाते थे। बहुत भयंकर बीमारी थी। तो आपको चलना है मेरे साथ? मैंने कहा चलिए।
कहता कोई गोरा एम्बेसडर नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ टीवी कवरेज नहीं है, ये नहीं, वो डरते हैं। तो गए, तो उसका गांव जहाँ पे भी था 300 या 350 लाशें पड़ी थी, सब मर गए थे उसके कारण, क्योंकि उस देश में कनेक्टिविटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं थे, जाना बड़ा मुश्किल था। फिर हमने हाथों से हमने उनको दफना दिया और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था नहीं, तो मुझे भी फिर लगा कि मुझे भी इबोला ने पकड़ लिया है। फिर मैं वहाँ से, मुझे साहब ने बोला वहाँ के राष्ट्रपति कि भाई यू बेटर गो बैक, मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है तो भारत जा दिखा। बाकी साउथ अफ्रीका वगैरह फिर एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया, बट आई फ्लू बैक टू इंडिया और यहाँ पे उन्होंने देखा ट्रीटमेंट किया, बोला नहीं यू डोंट हैव इट। अगर चलिए, बट आई वॉज विलिंग टू, बेटा भारत का राजदूत, हमारी परंपरा क्या है, हम तो जान देते हैं ना दूसरों के लिए, राइट सर, यही तो ताकत है, हम भारत माँ कहते हैं। सो आई वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ, देयर इज़ नो क्वेश्चन। सो मेन चीज़ भारत के किसी भी देश के राजदूत की ये होती है कि आप उनको साबित कर दो कि आप किस खेत की मूली है, आप बताओ व्हाट इज इनसाइड यू, एंड दैट इज व्हाई दे लव इंडिया, दे रिस्पेक्ट अस। भाई हमारे पास जब ये क्या नाम था इसका, कोविड का, ये टिंगलिंग ने भेजी थी ना एक कोई बीमारी हमारी तरफ, 2020 की बात है, 21 की बात है, हमारे पास वैक्सीन्स नहीं थी, लेकिन 100 से ज़्यादा देशों के साथ हमने बांटी, मुफ्त में दी उनको। क्यों? मेरे चाचा है, मेरे भतीजा है, मेरे ससुर है, मेरे दामाद है, नहीं बेटा हमने दी, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देखते। और फिर हमने डॉक्टर्स अपने भेजे हैं उन देशों में जहाँ पे कोविड का प्रकोप था, उनको बचाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। इसीलिए तो सारे देशवाली जो दूसरे देशों के लोग हैं क्या कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते हैं दिल के तार से ये इंडिया वाले। हम चले गए, हमारे डॉक्टर्स गए, कई मर गए, 5000 हमारे डॉक्टर्स, बेटा 5000 डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, फार्माकोलॉजिस्ट, दे डाइड सेविंग मी। मेरा अपना डॉक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, 40 साल का था, मैं 70 साल का था उस समय, चला गया, मुझे बचाते। क्या कहूँ उसकी पत्नी को, क्या बोलूँ उसको? He went because of me, he was saving me. I didn't get the virus, but he was, उसके पास इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, जहाँ पे मैं था बहुत सारे लोग थे, किसी को था, उसको लग गया। He went trying to protect us. ये ताकत है। वो मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला था, इंडिया हैज बीन ग्रेट, वी विल नेवर फॉरगेट। बुर्ज खलीफा आपके रंगों में रंगा हुआ है। राइट सर, You know, these are things, these are very powerful messages. पर फिर सर भी अब आपके समस्या आ रही है आजकल जो हम बात कर जी रहे हैं, सर। कहते हैं कोई वायरस फिर से आ रहा है, चीनियों ने कुछ और बेईमानी की है, वील डील विद इट। लेकिन सारी दुनिया में अब तो हमारी इतना एक्सपीरियंस है, सारी वैक्सीन्स भारत में बनती है एट्सेट्रा, फिर भी कोई समस्या हुई वो सबसे पहले मेरे पास आएंगे, प्लीज़ हेल्प। उनको पता है भारत मना नहीं करेगा। पर सर आपके कुछ डिप्लोमेट्स पे इल्ज़ाम भी लगे हैं, संजय कुमार वर्मा जी और उनकी टीम को कनाडा में बोला गया। पर उससे पहले जो सवाल मेरा है वो ये है कि क्योंकि आपने महाभारत की बात की और आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मारना नहीं है, वध करना है, तो निज्जर को मारा गया या वध हुआ था? कल सुबह बताऊंगा। क्योंकि उसका इल्ज़ाम संजय जी और उनकी टीम पर ये चलने दीजिए। संजय वर्मा इज वन ऑफ आवर बेस्ट एम्बेसडर्स, आउटस्टैंडिंग। और वही बेवकूफ़ होता था वहाँ, उसका मैं नाम बताता हूँ आपको, जस्ट आउट वो जो प्राइम मिनिस्टर होता, ट्रूडो, जस्टिन या जस्ट आउट, जस्ट आउट ट्रूडो, ऐसा कुछ था, जस्ट आउट, तो आउट हो गया ना अभी, तो आउट हो गया। वो बेवकूफ़ था। अरे अब मैं उसके बारे में मुझे आई लाइक द फेलो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो, हर चीज़ में हाँ, आई स्पोक टू माई एलाइज एंड आर फ्रेंड्स एंड आर पार्टनर्स। अबे कमीने, मैं किसी से बात नहीं करता जब तेरे साथ मेरी दुश्मनी है, मैं डायरेक्टली डील कर। वी हैव स्पोकन टू आर एलाइज एंड वी हैव सेड भारत के छोले मत खाना। अबे कमीने, तू अपने एलाइज और फ्रेंड्स के साथ ये बात कर रहा है, बेवकूफ़। आई एम वेरी प्लीज। उसने इतना नुकसान किया उस देश का। हम वो कनाडा के लोग ही कहते हैं हमारी समस्या इन्फ्लेशन है, हाउसिंग है, ये है, वो है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं था। वो तो छोकरियों के पीछे दौड़ता, उसकी पत्नी भी भाग गई थी उसको छोड़ के। अच्छा, ये तक नौबत आ गई थी कि वो हर जगह पहुंच जाता था, जहाँ पे सरदार निज्जर जी उसको बुलाते थे, यहाँ सिख कम्युनिटी, तो वहाँ जाके ऐसे ऐसे करता था कि जी मैं भांगड़ा सीख लिया, भारत में भी आया था, ऐसे ऐसे कर। लोगों ने कहा यार इसका क्या बात है, ये तो जो डांस कर रहा है ये तो लगता है कि वो कौन सी वो क्या है, वो कोलकाता में जो बाज़ार है जहाँ ये शीला की जवानी वाली नाचती है ना, जो ये वैसा कर रहा था, खड़ा हो गया, बेवकूफ़ आदमी। अच्छा हुआ चला गया। अब आप कोई नाम नहीं सुनते उसका, बिल्कुल। लेकिन जो नुकसान उसने अपने देश को किया, संजय वर्मा इज आउटस्टैंडिंग डिप्लोमैट। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन। हमने अगर किसी को आज का हम क्यों मरवाएं भाई? आजकल तो एक नई संस्था शुरू हो गई, अज्ञात लोगों का क्लब। वो कौन है उसका प्रेसिडेंट, पता करो ना कौन है। वो तो मारते फिरते जिसको अननोन गनमैन।
अननोन गन में। और फिर एक दूसरा भी है वो सद्दाम नुन्नू नहीं पुन्नू ऐसा ही कुछ नाम है उसका, वो भी CIA का आदमी है, कोई अमेरिका में कभी कनाडा में कभी, और बड़े बड़े मैं ये कर दूंगा वो, अरे कर ना कमीने, तेरे में दम कहाँ है, तू यहाँ आ जा, तेरे को बताएंगे कौन होता है। सुन भाई पुन्नू, और ये जो क्या ये फूल मार्शल जो इसको बना दिया है पाकिस्तान वालों ने, वही पिंजड़े वाली मुनरिया वही वाला गाना नहीं है, पिंजड़े वाली उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया हाय, शब्द रस तो इसने ले लिया, क्या बचा तेरे लिए पिंजड़े वाली मुनरिया। मैं एक चीज़ पिंजड़े वाली सुन, मैं सीधा आंख से आंख मिला के, क्योंकि अब भारत आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करता है। अगर तू ये पॉडकास्ट देख रहा है, ये बहुत पॉपुलर है रौनक साहब की जो पॉडकास्ट है पूरी दुनिया में, मैं एक संदेश तेरे को देख रहा हूँ, सुन। तूने 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया था ना, उन 26 के 26 को तेरे खून से हम सिंदूर देंगे। ये मैं धमकी नहीं दे रहा तेरे को मुनरिया, ये एक पठान का वादा है। और एक चीज़ तेरे को और बताता हूँ पठानों के बारे में। किसी ने कहा है भगवान आपको बचाए शेर के दांत से, कोबरा के जहर से और पठान के बदले से, ये मेरा बदला होगा। तू देखता जब भाग जहाँ भाग सकता है, दुनिया के किसी कोने में चला जा। इतना याद रख कि मैं भारतवासी इसलिए नहीं हूँ कि मैं भारत में बसता हूँ, मैं भारतवासी इसलिए हूँ कि भारत मुझ में बसता है। मैं आऊँगा मुनरिया और देख तेरा क्या हाल करूँगा। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। सर आप एम्बेसडर रहे इतनी सारी कंट्रीज में, और मुनरिया के लिए मेरा स्पेशल मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। पिंजड़े वाली मुनरिया भेज देना उसको। बिल्कुल सर, एक टेप भेज देना उसको। देख लिया होगा। इनफैक्ट हमारे कई चैनल हैं, उसमें से एक आध चैनल पाकिस्तान में बैन भी हो गए। ओह वेरी गुड, मुबारक हो मुबारक हो। उसको उन्होंने बैन कर दिया। वो कह रहे थे कि आपका कंटेंट हम अपने देश में नहीं दिखा सकते। क्यों? वो तो बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है वहाँ पे। और वो कौन है वो क्रिकेट खिलाड़ी जो एक होता था, डिम क्या नाम है उसका, आजकल जेल में बैठा हुआ है। हाँ, बैठे नहीं हुए, औंधे मुंह लेटे हुए हैं उनके साथ। मतलब वो ऐसे नहीं लेट पाते क्योंकि शायद कुछ हो गया तो इसलिए तब पीठ में बहुत ठोक दिया उसको। पीठ नहीं, उससे थोड़ा नीचे। अच्छा नीचे तो उसको जेल में पीठ से नीचे, जांग से ऊपर। ही इज अ वेरी अंडरस्टैंड, ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर कहते हैं अमंग्स द पीपल ऑफ दैट कंट्री, लेकिन उसको भी जेल में बंद कर रखा। क्या पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ़ है क्या, या नहीं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उनके पास और कोई तरीका नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन। ये जो आप लोग चीन के साथ दोस्ती करें, भाई आप पाकिस्तानी आवाम आपसे पूछो चीन का आपका सिमिलैरिटी क्या है? वो अभी तक तो इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना नहीं है। वो इस्लाम से नफरत करता है, सुनिए, नफरत करता है आपसे, क्योंकि आप बड़े इस्लामिक बने फिरते हैं। इस्लामिक दुनिया का शहंशाह कौन है भाई? पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं हूँ। सऊदी अरेबिया कहता है चुप, झापड़ मारूंगा। दोनों मस्जिदें तो मेरे पास है, मैं हूँ, पैसा भी मेरे पास है। तुर्की कहता है अबे चुप करो दोनों, मेरे पास देख कितनी, मैं नेटो का मेंबर हूँ, मैं हूँ। ईरान कहता है टाइगर मुझे भूल गए, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, लीडर तो मैं हूँ। तो अब आपस में लीडर ही कोई तय करेगा तो फिर क्या होगा इस धर्म का? बेसिक इशू जो मैं पाकिस्तानी आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ, चीन आपका दोस्त नहीं है टाइगर। बेटा एक जब हम विदेश सेवा में जाते हैं ना, पहली चीज़ सीखते हैं श्वार्ज़नबर्ग प्रिंसिपल। फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री होते थे 19वीं शताब्दी के मध्य में। उसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता था, बहुत बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर, यूरोप का सबसे बड़ा था। तो ये जब मजियार लोग थे हंगेरियन, ये ठोक रहे थे उनके शहनशाह को। और उस समय 19वीं शताब्दी में जितने ये शहनशाह थे यूरोप में, वो सब चाचा ताया भतीजा दामाद ससुर, वो सब आपस में कोई इसका बहनोई है, कोई ये है, कोई वो, आपस में रिश्तेदार थे। अब जब उनकी पिटाई हो रही थी तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के शहनशाह ने रूस के ज़ार को बोला, ओ यार टाइगर मेरी मदद करिए, मजियार मुझे बड़ा ठोक रहे हैं। तो फिर उसने अपनी फ़ौज भेजी, उन्होंने मजियारों को ठोक दिया। तो लोगों ने फिर फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग से कहा देख भाई रूस ने तेरी मदद की है, अब तो आप हमेशा के लिए रूस के आभारी रहेंगे। और फिर इसने एक जवाब दिया जो हम पहली चीज़ सीखते हैं। उसने कहा दुनिया चकित हो जाएगी देखकर कि ऑस्ट्रिया कितना एहसान फरामोश है। वी विल सरप्राइज द वर्ल्ड विद आवर इनग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं होती इंटरनेशनल, ये पहली चीज़ हम सीख। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चीन की जो चमचागिरी आप करते हैं, ओ हमारा खुदा है, हमारा भगवान है, अब बलोचिस्तान में आप जानते हैं मिनरल्स आपके सारे बलोचिस्तान में, अब 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन किसको क्या मालूम क्या, लेकिन सोना है, गैस है, कॉपर है, वहाँ पर ऑलरेडी कनेडियंस माइनिंग शुरू कर दी है चाइनीज़ ने। अब बलोचिस्तान ने जिस दिन आज़ादी घोषणा कर दी,
चीन को क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे उसने अब तालिबान के साथ किया था, मुल्ला बरादर को ले गए थे, अरे आप तो भगवान हैं, आप तो खुदा हैं, हमें मत ठोकिएगा, लेकिन वो ठोक रहा है उनको। तो ये बलूचिस्तान, जिस दिन आपने आज़ादी घोषित कर दी बलूचिस्तान ने, चीन बोलेगा पाकिस्तान हाँ 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 ये साउथ अफ्रीका के पास कोई देश है ना, मैं तो बलूचिस्तान के साथ दोस्ती करता हूँ। ही विल, जैसे चाय में मक्खी गिर जाती उठा के तुमको बाहर फेंक देगा। ये मत सोचिए कि वो आपका, ये आप कहते हैं पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, समुंदर से गहरी है, शहद से मीठी है। अरे शहद आपका बकवास बनकर चूहे खा गए हैं, वो पहाड़ भी सिंक कर गया, जो समुंदर है वो ख़त्म हो गया, पानी नहीं है। तो ये आप याद रखिए कि ये आपके वफादार दोस्त नहीं हैं, ना कभी बनेंगे। व्हाट डू यू हैव इन कॉमन? ना आपकी भाषा कॉमन है, ना आपका धर्म कॉमन है, ना आपके विचार कॉमन है। चाइना के साथ क्या है आपका? बस यही है कि भारत को आप लोगों ने सताना है। और यूरोप जो है, मैं आपको ये बताता हूँ, सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पश्चिमी देश, उन्होंने चीन को बढ़ाया, सब जानते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भाई। अरे अगर एक रुमाल हम हर चीनी को बेचेंगे तो 150 करोड़ रुमाल बेच देंगे, ये वो चाइना को डेवलप किया। मैं अमेरिका में पोस्टेड था इन द 1980s, मैं पतलून खरीदता था $10 की, वो जो दुकान वाला था कभी सेल पे उसको 8 की कर देता था। मैंने कहा कि $2 के, कहते सर $4 की तो हम बनाते हैं, बाकी हमारा प्रॉफिट है। तो चीनी आज $4 की बनाते हो, मैं 1 पैसे में बना के दूंगा। ओ चाइना ग्रेट ग्रेट, उसको फिर उन्होंने उठा दिया और फिर चीन उन्हीं को आंखें दिखाने लगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है कि अब वो कह रहे हैं हमने चीन को उठाकर गलती कर दी। अब काउंटरवेट कौन है? भारत है। लेकिन भारत में कल मुझे आंख ना दिखाने लगे, तो इसीलिए मुझे ये पागलस्तान चाहिए जो एक चूहे की तरह वहाँ पे खड़ा रहे और कुछ ना कुछ करता रहे। जी सर। सो दिस इज़ द रीज़न ये पाकिस्तान का। अदरवाइज आपका क्या कहना है? मैकडोनल्ड ट्रम्प को फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। पाकिस्तान को क्या होता नहीं? रूस को फ़र्क पड़ता है, यूरोप को फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान जिंदा है या मर? पाकिस्तान हाँ हम ये है वो, और तुम कुछ नहीं हो। दुनिया भर में लोग आप पे थूकते हैं। 10 लाख आपके नागरिक पिछले साल 2024 में देश छोड़ के चले गए थे, क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग। सऊदी अरेबिया कहता है यहाँ के भीख मांगते हैं, वो वीज़ा नहीं देता। आप कोई इज्जत है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आप लोगों का? बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब हमने पानी आपका बंद कर दिया। सर मैं तो इन्वॉल्व था इन लेट 90s में इंडस वाटर ट्रीटीज़ की एक रिव्यू मीटिंग में। तो हमने कुछ सुझाव दिया जो हमारे काउंटर पार्ट से उधर से, हमने कहा भाई ये करोगे? अजी नहीं बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो। और यार देख अल्लाह बड़ा अच्छा व्यक्ति है, उसके पास टाइम का आके तेरे को ड्राई लैंड फार्मिंग सिखाए, क्योंकि सिंधु नदी का पानी सूख रहा था उस समय। 20 साल हो गए, 20 से ज़्यादा साल पहले सूखना शुरू हो गया था। मैं कहा सुनिए आपको ड्राई लैंड फार्मिंग सीखनी है या थोड़ा सा हाइड्रोलॉजी सीखना है, हम बताते हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है। नहीं जी नहीं, इंशाअल्लाह। चल ठीक है भाई, फिर लोग बैठे रहो। अब देखिए हालत क्या है। मैं आपको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, सीधा देख के कह रहा, आपका एक वो बिली बंटर, वो सांड है जो मिनिस्टर होता था, हो उसको उर्दू नहीं आ रहा, ओ यहाँ तो खून बहता है, पानी बहता है। अबे गधे, तो क्या बात कर रहा है? और अब देखिए मेरी बात सुन ले भुट्टे वाले, मेरी बात सुन ले जितने वहाँ बैठे, मेरी बात सुन ले पिंजड़े वाली मुनरिया। 2 साल के अंदर तुम तरसोगे पानी की बूंद बूंद के लिए। 24 महीने का समय है। और फिर काबुल नदी, आपका जो कृषि है 80% डिपेंड करता है सिंधु नदी और उसकी 3 बेटियों पर, और बाकी जो 20% है वो निर्भर है काबुल नदी पर। और काबुल नदी को भी अगर रोक दिया, बांध बन गया, क्योंकि अफ़गान आपसे नफ़रत करते हैं, ये एक पठान कह रहा है। एक देश जिसने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में घुसने नहीं दिया था 1947 में, वो था अफ़गानिस्तान। तो लोग यहाँ कह रहे थे, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं ना कमीने, कि ओ जी अब तो तालिबान आ गया, भारत को बहुत खतरा है। क्यों भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है अफ़गानिस्तान का? मुझसे क्यों नफरत करेंगे? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं। आजकल तो मेरा दोस्त बन गया वो। बिल्कुल इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसी चीज़ें कहना सही नहीं होता, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते हैं। तो तालिबान एनिमी है या फ्रेंड? हमारा तो दोस्त है, उसको क्या और हमेशा से दोस्त था? 100%। मुझे अफगान कहते हैं मेरे दो भाई। गजनी में मेरा परिवार है, अभी भी कुछ 2-4 रिश्तेदार हैं मेरे अफगान दोस्त। मुझे अभी भी, मैं दरी बोलता हूँ, मुझसे बातचीत करके कहते हैं यार देखो हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ होता था, ये कमीना कहाँ से घुस गया बीच में? भाई 47 तक तो ये था ही नहीं ना। तो कहते कि हम तो आना जाना फ्री होता था हमारा। वो डूरेंट लाइन शोरेंट लाइन को गोरे के बच्चे ने बना दी और हम लोगों को अलग कर दिया। और जब इस देश पाकिस्तान को बनाया तो हमारी आधी पश्तून कम्युनिटी वहाँ रह गई, आधे यहाँ रह गए। ये मैंने सूडान में देखा, जब दक्षिण सूडान बना, कीनिया में एट्सेट्रा। दक्षिण सूडान वाला मुझे कहते थे
कि लोग उनसे कहने लगे भाई तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो वो पूछता है कि भाई वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, अरे वो मेरे भाई का घर है, वो देखो 10 कदम यहाँ से, बोले सॉरी पहले पासपोर्ट लाओ फिर वीज़ा लाओ, आप अलग हो गए। सो ये चीज़ें पश्तून कभी स्वीकार नहीं करे, कभी मेरे लोग यहाँ रह रहे। पहली भारतीय इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहाँ बनी थी, 1914 या 15, राजा विश्वनाथ यूपी की जो थे उन्होंने बनाई थी इन काबुल। इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ब्रिटिश के बरखिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन फिर बाद में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसको डिसमेंटल कर दिया था, और उसको पैसे कौन देता था, एमीर ऑफ अफगानिस्तान। उनके तो बहुत अच्छे संबंध अभी तक बचे। आई डोंट नो, यू आर टू यंग। मेरे बचपन में जो हमारी अफगानिस्तान की इमेज क्या थी, काबुली वाले की, याद है आपको? Yes, मम्मी डैडी को याद है काबुली वाला, मुट्ठी भर देखो काबुली वाले तेरी झोली में क्या है, झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी तो बना दे हम सबको परी, लो बन जाओ परी। वो गाता था, बहुत अच्छा लगता है। कई 100 बार मैंने वो फिल्म देखी होगी। और फिर खुदा गवाह भी जो रिसेंटली आई थी, दे हैव नो हॉस्टिलिटी टू, व्हाई शुड यू हैव इट। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा ना मैंने आपका कुछ, बल्कि मैं तो हजारों अफगानों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपकी फौज को ट्रेनिंग देता हूँ। दे लव इंडिया, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। सो वो आपको अपने रिलीजन के एंटाई नहीं मानते? 100%। रिलीजन उनके लिए देश है, हम अपने देश में करेंगे ना, बाहर क्यों जाके हम करें। दे हैव, यू फॉलो इस्लाम करिए, बट व्हेन यू बिगिन टू हर्ट मी, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है। मुझे याद है जब सेकंड टाइम उन्होंने लिया था, काबुल में वापस आ गए थे, तो एक किसी पाकिस्तानी चैनल पे कोई उनका मंत्री चंद, अहो अब तो हमारे अफगान भाई आ गए हैं, तालिबान भाई, हम उनके लिए जान दे देंगे। तो तुम्हारी जान ही तो ले रहे हैं क्यों तकलीफ हो रही गधो, अब क्यों पछता रहे हो। और अभी उनका आर्मी चीफ कहता है देखो जी मैं क्या करूं, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो टीटीपी, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इनकरेज कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। अच्छा, तेरा तो एक वो होता था वो इंटेलिजेंस वाला जो वहाँ पहुँच गया था जब तालिबान की दूसरी बार आए, तो वो तो जाके कहते जी मैं सरकार बना के आता हूँ। आजकल वो भी जेल में बैठा हुआ है, वो जो इंटेलिजेंस वाला था। एक अफगान मुजाहिद मुझे कहीं मिला था किसी देश में, मुझसे बातचीत हुई जब तालिबान वापस, फर्स्ट टाइम जब तालिबान आया था 1994 में, तो उसने मुझे एक चीज़ कही थी। ही सेज, एम्बेसडर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि पाकिस्तानियों ने कोशिश की थी, पाकिस्तानियों ने, कि हमें बताएं जंग कैसे लड़ेंगे। कहता हमने उनसे पूछा, टाइगर वाई शुड आई, मैं मुजाहिद जो कभी जंग हारा नहीं है अफगान, मैं राय क्यों लूँ आपसे जो कभी जंग जीते नहीं है। वाह कि मैं कभी जंग हारा नहीं हूँ, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आप तो कभी जंग जीते नहीं है बेटा। ये बड़ी चीज़ है अफगानों के बारे में। एंड बलूचिस्तान, कभी अगेन नवाब अकबर खान बुगती होते थे, उनके बहुत लीडर थे, वो चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी थे, फिर सरकार से अनबन होगी तो मुझे बेटा कहते थे। न्यूयॉर्क में हम मिलते थे, एंड व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, वेरी फाइन, वेरी हैंडसम चैप, बुगती कम्युनिटी के थे। तो कई बार मुझसे कहते थे कि तू आ जाना हमारी तरफ बलूचिस्तान। मैंने कहा सर महामहिम मुझे बख्शो। कहते अरे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ तो बहुत सारी होंगी। मैं कहा सर एक तो संभाल ही नहीं जाती और कहाँ से मैं लूँगा। फिर उसको मार दिया था, किसी केव वगैरह में छुपा हुआ था। तो उसने मुझे एक चीज़ कही थी, बेटा उस समय मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा है। कह रहे थे कि शायद 1947-48 में हमने गलती कर दी थी, क्योंकि खान ऑफ कलाट, कलाट तो दिल है बलूचिस्तान का। खान ऑफ कलाट ने कहा जब ये क्रिप्स चिप्स मिशन आया था भारत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कि ये करेंगे वो करेंगे, तो खान ऑफ कलाट ने उस मिशन को, ब्रिटिश मिशन था, कि बोला भाई देखो अगर भारत छोड़ के जा रहे हो तो मैं तो आज़ाद हो जाऊँगा, क्योंकि मैं शुरू से आज़ाद था। और उसकी जो लीगल पोजीशन जी किसने वो गोरे के सामने रखी थी मालूम है? उस वकील का, बड़ा शातिर वकील था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर जब वो गवर्नर जनरल बन गया, अपनी फौज भेज के खान और कलात को पीट के तो कलात को और बलूचिस्तान को हासिल कर लिया। सो बलोच जो हैं, दे आर अ वेरी गुड पीपल। मेरे तो बहुत से दोस्त हैं बलोच, मिलता रहता हूँ, इनकी मीटिंग्स होती रहती है, मैं जाता हूँ, खुले आम जाता है, आई डोंट केयर। बस ये पहले इनके पास नंबर्स की कमी थी, अब तो इन्होंने सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी है और ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, शहर को पकड़ लेते हैं। अरे कहाँ गई मुनरिया तेरी फौज? अब तो मैंने ये भी सुना है, एंड ट्रू, पाकिस्तानी आर्मी या सिविल सर्वेंट जिनकी बलूचिस्तान में पोस्टिंग होती है, वो इस्लामाबाद फोन कर, मम्मी डैडी जाके किसी को बोलो मुझे वापस बुला ले यहाँ से। ये तो हालत है, ये तो हालत है सर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जब ये सो कॉल्ड सीज फायर ट्रंप ने, सीज फायर तो नहीं था, हाँ
इसलिए मैंने ट्रंप ने अनाउंस किया ये बोला मैंने। हॉस्टिलिटी, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ लोगों की कंप्लेंट, शिकायत या दुख ये है कि यही वो मौका था जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आप ले सकते थे, अब आपने ये चांस मिस कर दिया, अब आप नहीं ले पाएंगे। कैसे लेते, फिर जाके लड़ते वहाँ पे, लेना उसको। लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, आप मीडिया है, आप मुझे बताते हैं क्या हुआ है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्यों हुआ है, वो हमारी ट्रेनिंग होती है। मान लीजिए मैंने कल ले लिया, एक तो 20 लाख वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बहुत से उनमें से कट्टर हैं। डू आई वॉन्ट 20 लाख? आई डोंट नो। और ले भी लिया, फिर वॉट? अगर जंग के जरिए मैंने लिया, फिर वॉट? बहुत नुकसान होगा दोनों तरफ, लोग मारे जाएंगे। डू आई वॉन्ट दैट? कारगिल में क्या हुआ था, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, अब इसको सुनिएगा, मैं अक्सर इसकी बात नहीं करता। एक बहुत मशहूर जर्मन 18वीं 19वीं शताब्दी में थे, उनका नाम था जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ग विल्हेल्म हेगल, HEGEL। वो एक फिलोसोफर हिस्टोरियन थे। तो उनकी एक बड़ी मशहूर कहावत है जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने कही थी, लेकिन ये हेगल की है, कि इतिहास में हर चीज़ 2 बार होती है। पहली बार एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड टाइम एज फार्स, एज मजाक। यानी कहना चाहते थे कि इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, लोग इतिहास से सीखते नहीं है। तो मैंने ये क्या देखा है, आपको याद होगा कारगिल की लड़ाई में वो एक होता था मशरूम, वहाँ का उसका नाम क्या, मुशर्रफ कोई था उनका जनरल, मुशर्रफ ऐसा कुछ था। तो उसने बाद में बयान दिया कि भाई मैं तो जंग जीता हुआ था, और ये बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, ये अमेरिका पहुंच गया और बिल्लू भाई क्लिंटन के पैर पर, वही अपना पंजाब का जो वहाँ का प्रेसिडेंट था बिल्लू भाई क्लिंटन, उसके पैर पकड़ लिए कि बचाओ, मैं मर गया। तो बिल्लू भाई ने फिर हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे बात की। हो सकता है लोग आप कहते हैं कि वहाँ पे कुछ एसेट्स थे, न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका के भी वहाँ रखे हुए थे, उन्होंने कहा आप बंद करिए इस जंग को। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि आप बताइए, आपने मुझे फ़ोन किया, क्या करूँ मैं, मेरी फ़ौज तो कह रही है हम नहीं रुकने वाले जब तक ये सब भाग ना जाए। कहता अच्छा ये बदमाश जो शरीफ है, कहता मैं सबको वहाँ से बाहर निकाल दूँगा। क्या अमेरिका ने मध्यस्थता की? क्या हमने उनकी बात सुनी? नहीं। बाद में इस मुशर्रफ ने कहा कि मैं तो जीत गया था, ये बदमाश जो शरीफ कहता है इसने जाके सब कुछ मेरा चौपट कर दिया अमेरिका में, तो उसको बाहर निकाल दिया। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड। उसने सारा आरोप, ब्लेम लगाया इस कमीने पर, नहीं ये बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, नवाज शरीफ। हाँ, ठीक है। ये जो मुशर्रफ है, क्या नाम है, रंगरेज मुशर्रफ, तो इसने जाके सारा उसके ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा सुनिए सर, अब जो उसका भाई उस शरीफ बदमाश का, जो दूसरा छोटा शरीफ बदमाश है, उसने क्या बोला, ओ जी मेरे आर्मी चीफ ने मुझे फ़ोन किया, सर भारत हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि आप अब जंग को बंद कर दीजिए, आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या है? अब एक कमीने, तू तो उसके घर में जाके जूते पॉलिश करता है, वो तुझसे इंस्ट्रक्शन मांगे। सुनिए इसमें चाल है, चाल ये है कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई बात नहीं, अब आप जो है गोलाबारी बंद कर दो। मेरी बात सुन लीजिएगा सर, यही आदमी, ये पिंजड़े वाली मुनरिया, जब ये बाहर निकालेगा इसको, बोलेगा देखो जी मैं तो जीत रहा था, इसने जंग बंद करवा दी। सेम होगा आप कह रहे हैं? सेम, उसी यही चीज़। इसीलिए तो हेगल ने कहा पहली बार एज ट्रेजेडी, सेकेंड टाइम एज फार्स, एज मजाक। ये नहीं समझ रहा, ये बेवकूफ़ अनपढ़ है काफ़ी, ये समझ नहीं रहा। मैं कहा 18वीं 19वीं पत्नी है उसकी, इस समय समझ नहीं रहा कि ये जो तूने बकवास कर दी है, ये तूने अपने आप नहीं कहा, ये जनरल साहब ने बताने की कोशिश की है दुनिया को कि हमारा सिविलियन कंट्रोल है, और तू फंस गया उस ट्रैप में। अरे मुझसे पूछा होता, मैं कहता गधे मत फंस इसके अंदर, ये इसी का प्रयोग करेगा। ये तो सारे वीडियोस हैं टीवी चैनल्स पे, तूने कहा बिल्कुल कि देखो जी ये खुद कह रहा है इसने मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं तो दिल्ली पहुंच गया था। लिव विद इट। और हमने कुछ नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान, सर ये नेता है, सर ये विष्णु का अवतार है। आई से दिस माई सेल्फ। मुझे लोग कहते हैं आप नरेंद्र मोदी के चमचे हो, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, महा चमचा हूँ, समझा नहीं। लुक एट द व्हाट ही इज डूइंग फॉर द कंट्री, कहाँ से कहाँ भारत की छवि को पहुँचा दिया। किसी कभी पीएम साहब ने ये बोला है कि मैं तो जी इस्लामाबाद पहुँचने वाला था? नॉनसेंस। आपके आर्मी चीफ ने बोला है? किसी ने कहा? हाँ, वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर की वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती कह दिया कि कुछ डैमेज हुआ है, सम प्लेन्स वो डाउन का मतलब है ज़मीन पर खड़े थे, बाद में हमने देखा कि ये चीज़ें चाहिए, हमने उड़ा दिया, बस वो शुरू हो गए। पार्लियामेंट में डिस्कस, कितने प्लेन गिर गए? ओ यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उस परले से पूछो उसके कितने जहाज़ गिरे, वो नहीं पूछेंगे। सो यू नो दीज आर थिंग्स, जब देश के अंदर
पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वो डेस्परेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर वो इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर नुकसान हुआ भी है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, 4 जहाज़ गिर गए, 2 गिर गए, 1 गिर गया, वो खरीद लेंगे, आप दोबारा आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो लक्ष्य था शुरू में, आपने उसको हासिल किया कि नहीं। आपने आतंकी ठिकानों को हटा दिया, फिर उन्होंने आप पे हमला किया फौज ने, फिर आपने वापस किया, आपने उनके एयर बेसिस ध्वस्त कर दिए। न्यूक्लियर इशू वहाँ शुरू हो गई है, वहाँ पे वो इजिप्ट से ला रहे थे वो बोरॉन कार्बाइड, वो फुकुशिमा में भी उसका इस्तेमाल किया था, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता। तो क्या अटैक किया था भारत ने न्यूक्लियर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, वेरी क्विकली। हमारा एक अग्रीमेंट है उनके साथ कि जो आपकी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, आप उसकी लिस्ट मुझे 1 जनवरी हर साल को दो, मैं आपको दूंगा। आप मेरे को मत ठोकना, मैं आपको नहीं ठोक। सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी, बॉम्ब कहाँ रखा वो तो कोई नहीं बताएगा। इन कमीनों ने क्या किया कि एक बेस में, वो नूर खान बेस में, इन्होंने यूरेनियम को और शक्ति, एनरिचमेंट कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो मशीन घूमती रहती है और 3-4 साल में, जैसा आप ईरान कोशिश कर रहा है, यूरेनियम और शक्तिशाली हो जाए, वहाँ पे छुपा के रखा था इन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, उसके लिए बिजली चाहिए। जब बिजली नहीं होती है तो फिर वो सारी मशीन फट जाएगी, तो फिर वहाँ पे इन्होंने एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है बिजली पर। हमें नहीं मालूम था, ठीक है, हमने बॉम्ब किया, अब वो रिएक्टर का सिर फटा और रेडिएशन बाहर आई। तब फिर एक टर्की का जहाज़ भी वहाँ गया था, मुझे लगता है कि कुछ अमेरिका के भी न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ पड़े होंगे, वो लेने के लिए गया था। हमने जो अटैक किया, इधर से भी सुरंग बंद कर दी, इधर से भी बंद। कहते हैं कि 100 से ज़्यादा उनके फ़ौज के लोग वहाँ जो काम कर रहे थे वो दब गए हैं, मल बाहर तो आ नहीं सकते, जिंदा हैं मर गए हैं किसी को नहीं पता। अब तो ख़त्म हो गया, 1000 साल तक तो कोई वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि रेडिएशन इतना हो गया। तो वेस्टर्न मीडिया में ये सब क्यों नहीं आता सर? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया क्या चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है। जब हम पे हमला होता है, क्या बोलते हैं कि मिलिटेंट्स अटैक्ड इन पहलगाम, जब न्यूयॉर्क में होता है टेररिस्ट अटैक्ड इन न्यूयॉर्क। फर्क देख रहे हैं? कमीने भारत को उभरता हुआ नहीं देखेंगे सर। नैरेटिव क्या है, हम तो नंगा भूखा गरीब देश हैं। अब नहीं है टाइगर, अब देख क्या है, अब नैरेटिव, अब देख बहुत देर तक, 200 साल तक बेटा गोरों ने मेरा भविष्य लिखा, अब मैं लिखूंगा, अब मैं इस देश की किस्मत लिखूंगा। भगवान से माफ़ी चाहता हूँ टाइगर, नाराज़ मत होना जब मैं कहता हूँ अपने हाथों से इस देश की तकदीर लिखूंगा ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। ये हमारा संकल्प है 2047 तक का। वो भी मैंने यहाँ कहीं पे, ये देखिए, नहीं कहाँ पहना, कहीं पे तो होगा मेरी शर्ट में को, एनीवे 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है, यही हमके लक्ष्य दिया है। मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, आई विल बी 96 इफ आई एम स्टिल अलाइव। इसीलिए मैं विकसित भारत से कहता हूँ भाई, मैं चला जाऊँगा, उससे पहले एक झलक तो दिखला जा, तो आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। मुझे बॉलीवुड के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, पता लग रहा है सर। तो एक झलक दिखला जा मेरे को विकसित भारत की। और 5 साल में पीएम साहब ने कुछ लोगों से पूछा था, मैं शरीक था वहाँ पे, कि भाई हमने तो 2047 का कह दिया, हमें विकसित भारत दे दोगे? तो जवाब हमने यही दिया था कि सर दे देंगे, विकसित भारत आपको 2047 से बहुत पहले आपको दे देंगे। पर सर अगेन, अगर मैं फिर से सवाल पे आऊँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और ये ना मेरा 2047, हाँ, इसकी फोटो खींच लेना भाई। हाँ, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस अपने आप आएगा, अपने आप आएगा 100%। क्योंकि बिल्लू भाई क्लिंटन, फिर से मैं उनकी बात करता हूँ, बिल्लू भाई क्लिंटन की जब इलेक्शन लड़ रहे थे 1990 में, लोगों ने कहा कि तेरे के लिए वोट क्यों करें, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं? बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है सब भाई, जो भारतवासी अमेरिका भागते थे 70s, मेरा माई ओन ब्रदर माई सिस्टर 70s 80s 90 में क्यों भागते थे? कि यहाँ पे उनको मार पड़ती थी। क्यों भागे अमेरिका? इकोनॉमिक रीजन, दे वर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज। जो यूरोप जाते थे क्योंकि वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी। सो इट्स बेसिकली इकोनॉमिक। कश्मीर के लोग देख रहे हैं, वहाँ 600 रुपये किलो की चीनी खरीदते हैं, आप यहाँ देख लीजिए कितने की, 800 रुपये किलो के चावल खरीदते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। डेवलपमेंट यहाँ देखिए, सिनेमा हॉल्स देखिए, अब तो शिकारा देखिए, होटल्स देखिए, 5 स्टार होटल्स कितने आ गए, फिल्में शूट हो रही है, विदेशी आ रहे हैं। पिछले साल मेरा ख्याल कितना था, 2.2 करोड़ टूरिस्ट वहाँ गए हैं, फुटफॉल। तो यहाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। जब एक बार मैं स्पेन में आपका उपराजदूत था, तो वो हुआ था ना हमारा पार्लियामेंट पे हमला, तो फिर फेस ऑफ हो गया था दोनों सेनाओं के बीच जी। तो स्पेनिश सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की कि भाई 25-30 हज़ार स्पेन के लोग आते थे भारत, कि आप लोग मत जाइए, वहाँ तनाव है। तो मैंने फ़ोन किया उसको
उनका जो हमारा डिवीज़न का हेड था, मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, ये तो सिर्फ बॉर्डर पे है भाई, आपके लोग तो दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहता है सॉरी विड्रॉ कर लिया। तो एक दिन कहीं मेरा जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट था, मैंने कहा यार सुन, जब मैंने तो ये किया वो हटा दिया, तुमने कुछ बोला कि नहीं? कहता है एम्बेसडर साहब, मैं डेप्यूटी था, मिनिस्टर, कहता है मिनिस्टर साहब आपके यहाँ तो 25,000 जाते हैं, मेरे यहाँ तो 5 भी नहीं आते, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं क्यों उनको बोलूँ? पाकिस्तान कब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया? अब तो है, पर्यटक जाते हैं भारत में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। कुछ जिस दिन वो समझ जाएंगे कि वो नॉन एंटिटी हैं। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ विद वन मैसेज अगेन सर, अगर आप इजाज़त दें। जितने पाकिस्तानी ये लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, मैं आपको बता दें, आपकी ज़िंदगी से दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मौत से दुनिया को कोई नुकसान नहीं। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि बदल जाओ। अब मुझे मालूम है आप नहीं बदलोगे, क्योंकि आपके मन में जहर है, दिमाग तो आपने पिंजड़े वाली मुनरिया को दे दिया। क्यों ऐसा करते हो? क्यों ये बातें करते हो? क्यों धर्म को लाते हो हर चीज़ में? क्यों 18 पत्नियां रखते हो? औरत को अधिकार क्यों नहीं देते कि 18 पति वो रखे? अरे सनातन बहुत खूब, मैं नहीं कह रहा कि सनातन ही बन जाओ आप सब, मैं आप सब से यही कह रहा हूँ कि जो आपके विचार हैं आपको मुबारक हो। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आप अपने विदेशी मालिकों की नौकरी करना चाहते हो? क्यों उनके जूते साफ करना? क्यों? कोई आप में आत्मसम्मान नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया? आप करिए, आपको पैसे दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, IMF दे रहा है, भले ही आप आतंक में इन्वॉल्व हैं, करने दीजिए। कब तक चलेगा? 2 महीने के बाद वे भी ख़त्म हो जाएगा, आप फिर भीख मांगने पे आ जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो अमर हूँ, मैं भारत हूँ। सदियों से मैं जीता रहा हूँ, सदियों से मैं जीता रहूँगा, सदियों तक। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। आई एम इटर्नल। ये मेरी कहानी है, ये मेरी माँ है। तो माँ से बगावत नहीं करते, माँ तो हमेशा के लिए रहती है। यही तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि तेरी सूरत से अलग माँ, भगवान की सूरत क्या होगी? हमने उसको नहीं देखा, तुझे देखा। एब्सोल्युटली सर। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि भारत की सेना लाहौर पहुंच गई है। हाँ, वो कहने दीजिए। मेरा ये सवाल है वॉशिंगटन भी पहुंच गए थे आपने। तो क्या आज के सिचुएशन में, जो आज की दुनिया में, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये है कि आप किसी दूसरी कंट्री की एरिया को कैप्चर कर सकते हैं? कैप्चर तो मैं कर लूँगा, फिर हुकूमत करना ना। ये हम लोग कहते हैं, ये मेरा मानना है कि घोड़े की पीठ पर बैठना, किसी देश को के ऊपर आप उसको कैप्चर कर लें, वो तो बहुत आसान है। घोड़े की पीठ से उतर के हुकूमत करना बड़ा मुश्किल। ठीक है, ये मैंने कई बार। पर ये इंडिया का आइडिया भी नहीं है ना, भारत का तो आइडिया क्या मुझे चाहिए इतने सारे और आतंकी? नहीं चाहिए भाई। आप सबको आतंकी बोल रहे हैं? बेटा मैंने अभी तक मैं किसी से नहीं मिला जिसमें ये हिम्मत हो, जो उस देश में रहता है, जो कहे कि हाँ ये आतंक चीज़ ख़राब है। वो कहते हैं हमारे पे आतंक अटैक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड वो जो नफ़रत है भारत के लिए, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बचपन से भाई क्या मैं कहूँगा, एग्जिस्टेंस ही उसी पे है उनकी। सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन हेट्रेड, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया। ये आपका 7 साल का बच्चा न्यूयॉर्क में, आपके एक राजदूत, जो उनका राजदूत जो रिटायर होता है ना, कोई पाकिस्तान नहीं जाते, कोई यूरोप चला जाता है, कोई अमेरिका, वो मेरा साथ था कहीं पर, जो भी था उसका नाम, घर पे भोजन के लिए बुलाया, तो मैं गया बड़ी खुशी से। मैं ले गया अपने साथ एक बॉटल भी, मैंने कहा चलिए बैठ के हम लोग आराम से शाम को बातचीत करेंगे। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और फिर उसका, मुझे नॉर्मल होता है कि भैया परिवार से मिलवाइए, तो अपने ग्रैंड सन उसका उस दिन वो बेबी सिटिंग कर रहा था। उसके बच्चे कहीं गए होंगे, तो कहा कि अब मैं, जो भी उसके ग्रैंडसन का नाम था, आया 6 साल या 7 साल का आया। अब मुझे भी वो उसका दादा था, मुझे भी दादा बोला कि दादा कैसे हैं? मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ बेटा, बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत दे, ये वो। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा बड़े होके क्या करोगे? दादा मैं फ़ौज में जाऊँगा। मैंने कहा क्यों बेटा, फ़ौज में क्यों? दादा मैं हिंदुओं को मारूंगा। 7 साल का 7 साल का बच्चा। अब आप बताइए, आतंकी ना बनेगा वो क्या बनेगा आगे बढ़ के? जहर घोल दिया। अरे जब मैं अपना रेडार ऑन, टीवी ऑन करता हूँ या आप करते हैं रेडार अपना, पाकिस्तान एक छोटा सा बिंदु है। मेरे को तो चीन नज़र आता है, रूस नज़र आता है, अमेरिका ना, इनको जब ये ऑर्डर करते हैं भारत के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हर चीज़ इनकी भारत पे। क्यों भाई? मैं 2011 तक आपकी पर कैपिटा इनकम मुझसे ज़्यादा थी 2011 से, अब मेरी 2.5 गुना आपसे ज़्यादा है। ये खर्चा कितना हुआ है ये जो जंग हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर, एज अ रिग्रेशन एनालिस्ट मैंने तो इसका अनुमान लगाया $15 बिलियन। बिलियन में होते हैं
9-0 उनको नुकसान हुआ। जो जहाज़ उनके ख़त्म हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, लोग मर गए, बहुत महंगा होता है उसको वापस लेना। एयर वन अर्ली भारत का कितना नुकसान हुआ? जाने दीजिए उसको तो मैं हमारे लिए क्या, बहुत पैसे हैं। Hey, we're almost a $5 trillion इकोनॉमी, हमें we'll absorb it। वो कहाँ से करे, वो फिर मांगेगा भीख किसी से, सऊदी तो देगा नहीं। तो $15 बिलियन का नुकसान बहुत भयंकर होता है। 1 बिलियन IMF से मिल जाता है तो वो भंगड़ा करने लगता है। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि जो इसने कहा था चाणक्य ने, ये ट्रिपल लॉक हमने लगा दिया। पहला लॉक होता है डिप्लोमेटिक, उसकी छवि हमने ख़त्म कर दी है वो दुनिया भर में। भाई आपने ओसामा बिन लादेन को कहाँ पकड़ा था, कहाँ मारा था? सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स को पता है पाकिस्तान में मारा गया। सब बच्चों को पता है विदेशों में। कोई जाके कहेगा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओह ओसामा बिन लादेन, ओह यू केप्ट हिम। पहले उसके माइंड में छवि यही है कि आप आतंकी देश हैं। दूसरा जो चाणक्य ने कहा था, जो हम लगाते हैं सर, वो होता है इकोनॉमिक लॉक। PM साहब ने एक बार कहा था, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा, आपकी एकड़ी तो ख़त्म कर दी। वो हमने इकोनॉमिक लॉक। और तीसरा ट्रिपल लॉक जो होता है वो होता है मिलिट्री लॉक, वो हमने दिखा दिया। ये भी चाणक्य ने कहा था। स्ट्रेटेजिक पहले हमने डिले किया, उनको पता नहीं था हम कब मारेंगे, कह दिया था ठोकेंगे, बताया, ये स्ट्रेटेजिक डिले। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, आपने ड्रोन शोन भेज दिया, अपने उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है आपने उसको ऑल्टर कर दिया, तो वो सोचे ओ जी हमने गिरा दिया उसको। और फिर तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन, जो हमने किया। और सुनो, और मुल्लो, चाणक्य की नीति की अगर अंग्रेजी पढ़ लेते हो, चाणक्य नीति की किताब मैं भिजवा देता हूँ, एड्रेस दे देना इसके पॉडकास्ट के कमेंट्स में और मैं आपको भिजवा दूंगा। पढ़िए उसको, चाणक्य ने कहा क्या कहा। और उसका जन्म बाय द वे जो इस समय आपका इलाका है वहाँ पे हुआ था, लेकिन आप मानेंगे या तो कमीने लोग हैं। अरे उसको स्वीकार करो भाई, उसने बहुत कुछ लिखा है और वही हम फॉलो कर रहे हैं। और ये जो मेरा इस समय जो भारत का पता, कितने तो आपके लोग मुझे विदेशों में कहते हैं काश हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर होता। ये वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने कहाँ से कहाँ भारत की छवि को डाली। भाई गायना का जब प्रधानमंत्री कहता है कि आप यहाँ 5 साल रुकिए, मेरे देश की तरक्की करें, इसका मतलब क्या है? भारत टेम्पल बन गया, सनातनी टेम्पल, अक्षरधाम वालों का जो स्वामी नारायण टेम्पल, वो बन गया। कहाँ सोचा था मैंने 20 साल पहले कि ये होगा, हो रहा है और जगह। और मेरा देखते जाइए सऊदी अरेबिया में भी बनेगा मंदिर कुछ समय के बाद, क्योंकि वो भी अब अपनी दूसरी इमेज बनाना चाह, मॉडरेट, जो भी मॉडरेट होता है, प्रोग्रेसिव। आप लोग रियासत मदीना 7वीं शताब्दी में जाओ भाई, वहीं रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जाऊंगा 22वीं शताब्दी में, आप जाइए 7वीं शताब्दी में, आपको मुबारक हो, आपका रियासत मदीना। सर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे कौन चाहता है जंग खत्म हो? नहीं, सवाल ये है कि रशिया से यूक्रेन लड़ रहा है या यूक्रेन की तरफ से कोई और लड़ रहा है? तो पक्का आपको पता ही है, यूक्रेन की बलि चढ़ाई जा रही है। कौन कर रहा है? पश्चिमी देश रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। नेटो में क्यों नहीं लिया आपने यूक्रेन को? मुझे जवाब दीजिए। ये जो स्वीडन है या फिनलैंड को इन्होंने एंट्री दी थी नेटो में, जिस दिन से उसने फॉर्मल आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। मैं तो जानता हूँ सिस्टम को, मैं रहा हूँ उस एरिया में। आप अर्जी देते हैं कि भाई मुझे दाखिल कर लो, फिर वो प्रोसीजर होता है, 11 महीने के अंदर उसको दाखिल कर लिया। और जब ये टूटा था सोवियत संघ, तो आपने 2004 में ये बाल्टिक स्टेट्स, मैं तो राजदूत रहा आपका, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया को आपने 2 साल में कर लिया। यूक्रेन कब से, ये क्या नाम है इसका, बेगिंस्की, ये जो जोकरिंस्की जो भी है, तो ये क्या कहता है, जेलेंस्की, हाँ वही बेगिंस्की, जो भी इसका नाम, भीख मांगता रहता है ना, ये क्लाउनिंस्की, जो भी सर्कस का जोकर है। तो ये कब से कह रहा है कि मुझे ले लो? नहीं लेते। हाँ तेरे को बहुत जल्दी लेंगे। कब लोगे? जब तेरे सारे लोग मारे जाएंगे। नेचुरली ही इज दुश्मन इज नॉट, दुश्मन इज वन, दैट इज रूस। और अगर लोग कहते हैं, रूस कहता है कि मुझे न्यूक्लियर वेपन यूज करने पड़ेंगे, अगर किया, अरे नेटो में ले लो इसको, तो फिर वो नहीं यूज करेगा। फिर तो आर्टिकल 5, अटैक ऑन वन कंट्री इज एन अटैक ऑन ऑल नेटो मेंबर्स, 32 हैं, इसको ले लो। क्यों नहीं लेते हो? नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ है, ये अपने लोगों को मरवाता है। अबे मैं बड़ा बहादुर हूँ। फिर कभी रोता है, कभी कहता है नेटो चोर, बदमाश, डाकू, कभी कहता है नेटो मेरा खुदा है। पागल हो गया ना, इज गॉन मैड। प्रेशर। और अब आज की तारीख आ रही है कि मैंने इतने हमले कर दिए, ये कर दिया, मैं व्लादिवोस्टोक तक पहुँच गया। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जिस दिन पुतिन साहब, मैं तो मिला हुआ उनसे सर 3-4 बार, उसी एरिया में मैं आप भाषा बोलता हूँ, उसी एरिया में मैं आपका राजदूत था। जिस दिन उसका सब्र ख़त्म हो गया, एक आधा न्यूक्लियर दाग दिया, कौन बचाने आएगा इसको? वो मैकरोनी जो फ्रांस वाला है,
जो कहता है मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा, बेवकूफ़ कहीं का। उनकी वाइफ ने उनको थप्पड़ मारा था क्या प्लेन में, देखा था? 100%। वो उससे मेरे ख्याल 25-30 साल बड़ी है ना उम्र में। मैंने कहा क्या बकवास का बच्चों की तरह खड़क झपड़ मार दिया। वो तो साफ जाहिर था। यू नो ही अभी वो फ्रांस की एक ज़माने में छवि थी ना वेस्ट अफ्रीका में, तो हर जगह से फ़ौज को निकाल दिया फ्रांस को, बुर्किना फासो से, माली से, मॉरिटेनिया से, सेनेगाल से, सब जगह कह रहे हैं घर जाओ, तुमने किया क्या है हमारे लिए अभी तक। यू अंडरस्टैंड। इसीलिए चीन जो है, ये सर मेरी बात आप मान लीजिएगा कि अगर आप अपना इन्फ्लुएंस किसी देश में जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं बनाना चाहते हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। अमेरिकन जो भी उनको कहे ना, जितनी मर्जी गाली दो, दे आर ए वेरी जेनरस पीपल। मैं तो रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे वहाँ रहते हैं, वो पैसा कहीं भी आपातकालीन स्थिति हो वो पैसा देने को तैयार हैं। चीन नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई बाढ़ आ जाती है और उसमें 20 लाख लोगों को नुकसान हुआ, तो चीन जो है 5 तंबू भेज देगा। लो जी, हमने $100 करोड़ के 5 तंबू भेज दिए। व्हाट नॉनसेंस। पर चीन है ही ऐसा, उनकी फितरत नहीं है किसी की मदद करना। पैसा, उसका भगवान क्या है? पैसा। सर आपने बातचीत में कहा कि 53 कंट्रीज़ हैं जिनकी यहाँ पर काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी। 59 कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर है? देख रहे हैं आप, यूक्रेन में देख यूक्रेन, रहे हैं, रशिया। रूस का देख रहे हैं, और गाजा इजराइल का आप देख रहे हैं। इजराइल के इस एक्शन पे क्या स्टैंड है आपका? मेरा सिंपल, इजराइल जो करना चाहता है वो करे। बट अमेरिका इजराइल को नहीं रोकता। नहीं, अमेरिका क्यों रोकेगा? उसने, मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला, मैं तो यहाँ पे वो बना, अरे सर मैं गाजा गया हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। मध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी का पानी जो आता है गोवा के मुकाबले का नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बनाओ अपना रिजॉर्ट, मैं भी जाऊँगा, और वहाँ पे वो बेली डांसिंग होगी और सब कुछ होगा। मैकडोनाल्ड ट्रम्प तो यही करना चाहता पर है। अभी बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक नैरेटिव चल रहा है। गलती किसकी है? कितने गाजा वाले हैं जो कहते हैं हमास चोर है, डाकू है, बदमाश है, नहीं करना। कोई नहीं कहता। थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक हो। राइट, आपने तो जिहाद बना दिया उसका, हर चीज़ में जिहाद। अरे जिहाद अपने आप से लड़ा जाता है, अंदर बेवकूफ़ हो। मैं बताऊं कब आपको, तक लड़ा जा रहा है वो? अब तक की लड़ते बिकॉज वो खाली कर रहा है ना उसको। बहुत लोग, इजराइल के एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी मेरे बहुत मित्र हैं, उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी। ही सेज हमारी समस्या डेमोग्राफिक अग्रेशन है। इजरायली महिला शादी करेगी 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम। कहते हैं यहाँ तो एक पत्नी के साथ 25 करते हैं, ये हमको तो खा जाएंगे ये लोग। सो वी हैव टू क्लियर देम आउट। उसने बड़ा क्लियर है नेतन्याहू। मुझे मिले आप नेतन्याहू से? सॉरी, नेतन्याहू से मिले आप? हाँ, सुना कैसे एज अ पर्सन? सुपर committed totally to his country, just as Narendra Modi is committed totally to India. एक चीज़ अगर वो क्या नाम, मैकडोनल्ड कहता है कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनका भी ये है पीएम साहब का मीगा, बट इट इज़ मेक इंडिया ग्रेट ऑलवेज, नॉट अगेन। यू नो, कम ऑन सर, ये विष्णु का अवतार है ये व्यक्ति। जितनी आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने गाली देनी है दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की जनता जानती है कि ये आदमी कौन है और क्या कर रहा है। और जो यात्रा निकालता है, चलिए पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए, वो आप कल सुबह तक बहस करिए। किसी को फ़र्क पड़ता है साउथ अफ्रीका में कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रही है? किसी को फ़र्क पड़ता है अर्जेंटीना में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सबको ये, मैं अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, ये अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में 2 बजे का फ़्लाइट है एयर इंडिया का। तो वो क्योंकि मैं हाथ में, क्षमा कीजिए, ये सारी चीज़ें पहनता हूँ ना, तो वो जो क्या होता है, मेटल डिटेक्टर वो तो एक यंग अमेरिकन ऑफिसर, ब्लैक अमेरिकन, 30 साल का होगा, कहता है सर मशीन कर रही है और यहाँ भी आप पहनते हैं, आई हैव टू पैट यू डाउन। फिर कहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बता रहा था। फिर मुझे पूछा आप कौन से देश से हैं? तो मैंने कहा ऑफिसर, आई एम एन एम्बेसडर, भारत का राजदूत हूँ। ओह सर, आर यू अ हिंदू? अब उसको अंग्रेजी को ज़्यादा तो आती। आई सेड यस, आई एम अ हिंदू। यू आर द गुड गाइज, आई वोंट सर्च यू सर, जाइए। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो? मैं क्या कहता हूँ उसको, नो सर्च मी। और नाम मैंने सर शाहरुख खान को तो इतना सर्च करते हैं, देखिए, क्योंकि नाम, ओके, दैट्स द आंसर। अगर मैं पूछना नहीं चाहता था कि अगर मैं मुसलमान होता तू क्या करता, आई डिडंट वांट टू आस्क हिम, क्यों कहूँ मैं? उसने बोला हिंदूज आर द गुड गाइज, जाइए। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की भी तलाशी ली थी। अब बेवकूफ़ नहीं है। और इस्लाम की छवि को 9/11 ने ख़त्म कर दिया है। 9/11 से पहले इतनी सख्ती नहीं थी। जो आपने अमेरिका पे हमला किया और जिहाद उसको घोषित कर दिया। बेवकूफ़ों, आप लोगों ने इस्लाम का नाम लिया और इस्लाम को ही बर्बाद कर दिया। सर एक सवाल ये है कि भारत हर जगह न्यूट्रल इमेज जो न्यूट्रल नहीं, मल्टी अलाइंड, सबके साथ दोस्ती। पर क्या ये पॉसिबल है? 100%।
हमको क्यों बोला कि जाके यूक्रेन और रूस के बीच के नेटो लीडर से बातचीत करो? मैंने उनसे पूछा, मैं तो इन्वॉल्व था। मैंने कहा कि भाई आप लोग पुतिन से क्यों नहीं बात करते? यूरोपियन कहते हैं हमने जी गाली दी है उसको। तो किसने बोला था गाली दो? टाइगर, हमारे पास सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है देश की राजधानी दिल्ली में, नेम्ड आफ्टर अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, आउटस्टैंडिंग लेडी। आप आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे डिप्लोमेसी में। हम तो चाणक्य की संतान है, गाली गलोच हम नहीं करते। फ़ायदा क्या है उसका? जब ट्रंप साहब बोले, हर बार कहते हैं मैंने मध्यस्थता की, वो झूठ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, क्योंकि वानुआटू एक छोटा सा द्वीप है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने अगर नरेंद्र भाई मोदी से कह दिया कि भाई अब बंद करो इसको, और पाकिस्तान को फ़ोन करे बंद करो, वो बोले मैंने मध्यस्थता कर दी। क्या मध्यस्थता की? ये तो कहने दो। अब मैं कह सकता हूँ कि झूठ बोल रहा है, क्या फ़ायदा मुझे? भाई उस आदमी का जो स्वार्थ है वो इतना बड़ा, ईगो उसकी, होने दो ना। क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा क्या नुकसान हो रहा है? अगर वो कहता है मैंने मध्यस्थता किया, तो मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहा है, मैं कहता कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये गोरे समझ नहीं पाएंगे, आपके ऑपोजिशन। आप ट्रंप को गाली क्यों नहीं देते? क्यों दूँ उसको? मुझे क्या मिलेगा? फ़ायदा क्या मिलेगा? को मिलेगा मुझे? पर सर, मीडिया में जो नैरेटिव बनता है, जो आम आदमी जिसको कंज्यूम करता है, वो यही कहता है कि आप इजराइल का डायरेक्ट साथ नहीं देते, आप डायरेक्टली रशिया का साथ नहीं देते, जबकि आपके कॉन्फ्लिक्ट में वही दो हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम समर्थन करते हैं, इसके भी कई मायने होते हैं। उसको हथियार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सही है। इजराइल हमारे साथ ओपनली कह रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे आपको। हमने भी कहा है कि जो इजराइल पे अटैक हुआ था हमास का, हमने कहा नो। पीएम साहब की बड़ी स्टेटमेंट्स है क्लियर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर विद इजराइल। पर पैलेस्टाइन में जो हुआ तो उसके सपोर्ट में भी आपने बोला। पैलेस्टाइन का जो इस समय हो रहा है, वो किसकी गलती? यू नो, वी विल अगेन नॉट गेट इन्वॉल्व। ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इजराइल में हुआ था, जैसे 9/11 हुआ था, 9/11 जिस दिन ये आक्रमण हुआ था ना अमेरिका पे, उस दिन आप भी और मैं भी और जो लोग आपके स्टूडेंट, हम सब अमेरिकन से, हमको ये अच्छा नहीं लगा। जिस दिन हमास ने गाज़ा पे वो किया, उस दिन हम सब यहूदी थे, मैं भी यहूदी था उस दिन। दिल रोता है ना देख के कि उस बच्ची को आप 16 साल 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उसके मरे हुए शव को उसके साथ आप बलात्कार कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म सिखाता है आपको? उस दिन मैं भी यहूदी था, हम सब, सारी दुनिया यहूदी थी। तो ये लोग समझते नहीं है कि ऐसा करके फिल्म बना के दुनिया को दिखाना, ये चीज़ें गलत है। आप अपने ही धर्म को गाली दे रहे हैं, आप उसकी छवि को बर्बाद कर रहे हैं। जिस दिन इन मुल्लों को ये समझ आ गई, शायद फिर इस्लाम का रिवाइवल शुरू हो जाए। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन रिलीजन्स, इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में भी, और मैं बड़े खुले दिल का हूँ, खुले दिमाग का हूँ। ऑल राइट, यू वॉन्ट टू नो, मेरे एक्सटेंडेड परिवार में एक मुस्लिम बहू है, मेरी बहन का हस्बैंड आधा क्रिश्चियन है, हमारे साहिबजादे एक यहूदी लड़की के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अब मैं सेकुलर हूँ कि नहीं हूँ? सर, शॉर्ट आंसर्स ओनली। हैव यू एवर फेल्ट अनसेफ ड्यूरिंग अ फॉरेन पोस्टिंग? नेवर, नेवर। कोई धमकी कभी कुछ आई? हाँ, धमकियाँ कई बार आती थी, लोग कहते ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सूडान में तो बहुत आती थी, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। वो जो आतंकी कुछ कहते रहते थे, बट पठान हूँ यार, आधा। पीटा है कभी आपने किसी को? फिजिकली आफ्टर बिकमिंग अ डिप्लोमा, आफ्टर जॉइनिंग द फॉरेन सर्विस, आरोप लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको बचा। आप क्या करेंगे सर, कोई आपका? क्या मालूम है, कोई स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। चलिए मैं उसको हाँ मानता हूँ। आप जो देख रहे हैं वो आप कमेंट करेंगे प्लीज। इज चाइना इंडियाज बिगेस्ट डिप्लोमेटिक चैलेंज टुडे? चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। इन व्हाट सेंस? Every sense of the term. Economically, militarily, reputationally, they try to show India down. सॉल्वेबल? Not very easily. जंगल में दो शेर रहना बहुत मुश्किल होता है। चीन कहता है मैं शेर हूँ, हमने कहा ऑल राइट, इफ़ यू वांट टू मुबारक हो। चाइनीज़ मुझे एक चीज़ कहते हैं, विच आई से विद टोटल सिंसेरिटी। कई चाइनीज़ हमारे दोस्त जो चीन से बाहर रहते हैं कहते हैं अगर आप ना होते अभी तक तो हम एशिया को हड़प कर गए होते, आप चट्टान बन के खड़े हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक यू। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी? नॉन एग्जिस्टेंट। इज रशिया ट्रस्टवर्दी पार्टनर फॉर इंडिया? टोटली। मैं तो रहा हूँ उस देश में। सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर भारत के लिए अब तक का? नन। सबसे मैजिकल डिप्लोमेटिक मूव? एवरीथिंग। सरबजीत की फांसी रोकी जा सकती थी? वेरी डिफिकल्ट टू से, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्किंग। भारत की कोई डिप्लोमेटिक डिफीट अभी तक नहीं हुई। हाँ, डिप्लोमेटिक चैलेंज होता है, बट इन डिप्लोमेसी वी डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट। वो इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। अब देखिए आपकी ड्रिंक कितनी अच्छी है,
जवान पादरी मेरे डैड पीते थे, बुड्ढा पादरी, ओल्ड मंक, यंग मंक। अरे आपको मौका लगे ना, पीजिए इसको, बड़ी मजेदार है। चलिए, मेरी you, sir. तरह आप भी जवान हो जाएंगे। Have you ever disagreed with India's official foreign policy? Absolutely, on many occasions. But there were two things: either I follow what the government says, I work for them, or I quit. I prefer to follow my instructions. कभी आप पे हनी ट्रैप का अटेम्प्ट हुआ है? जब मैं नौजवान था कई बार हुआ था। अभी भी हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी वो हनी नहीं है जो मुझे ट्रैप करेगी। बट क्या हुआ था सर? मैं पेरिस में था तो कुछ किसी ने बोला कि समथिंग हैपेंड, और मुझसे कहने लगे हाउ विल यू डील विद दिस। तो मैंने कहा क्या वो तस्वीरें खींच लेते? आई मीन देयर वाज नो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, बट समबडी सेड व्हाट हैपेंस इफ आई वाज बीइंग ब्रीफ्ड कि यहाँ पे बहुत करते हैं, खास तौर से ईस्ट यूरोपियन देश जो थे उस समय। ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो मुझे फोटो में भेजेंगे, तो मुझसे पूछा कि अगर आपको 10 फोटो में भेजेंगे क्या करोगे? मैंने कहा मैं सीधी बात बोलूंगा, फोटो नंबर 1 की 40 कॉपी भेजिए, फोटो नंबर 2 की 30 भेजिए, मैं अपने दोस्तों को बांटूंगा। They just gave. Nobody ever tried it. They knew my values, my family values are too strong, beta. But how easy or difficult it is to honey trap someone? Oh, very easy to do it. I mean, there are people जो सब अपने आप को रैम्बो समझते हैं, मेल्स फीमेल्स। देखिए हमारी वो भी तो थी, वो लड़की मिस गुप्ता जो इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी। शी वॉज इन्वॉल्व, फिजिकली इन्वॉल्व विद समबडी, उससे मेरा ख्याल 20 या 30 साल छोटा था, पाकिस्तानी। उनके रिलेशनशिप डेवलप होती थी, फिर उसको वापस लाया गया। वी ब्रॉट हर, शी वाज अरेस्टेड, शी वाज सेंटेंस्ड टू जेल, देन आई थिंक शी पास्ड अवे। She passed away, yes. तो वो केस जो था वो फिर जो है वो अबेट हो गया। One word for diplomacy under Modi? आउटस्टैंडिंग, Room of improvement है कुछ आपको लगता है? ऑलवेज। Which zone is critical? The best foreign service in human history is the Indian Foreign Service. And under Prime Minister Narendra Modi, I believe we have achieved remarkable success. As I mentioned, indecisive India, चला गया भारत बहादुर, मोदी साहब ने किया है। दुनिया को बता दिया है कि मेरी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है, उसमें आपका होता है आत्मविश्वास, होता है मिलिट्री होती है, इकोनॉमी होती है, उससे कहीं ज़्यादा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर। वो आज मेरे पास है। बांग्लादेश आपका फ्रेंड है या एनिमी? भारत का या मेरा पर्सनली? नहीं, भारत का ऑफ कोर्स। मेरे तो बहुत दोस्त हैं वहाँ, इंक्लूडिंग दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वो फिलहाल भी इंडिया में ही है अभी वो? अभी इंडिया में। आप मिले उनसे? तो आपको जवाब देता हूँ सवाल का, वो यही सवाल आपका ये है कि हमारा दोस्त है हमारा दुश्मन। ये दोस्ती दुश्मनी आर टेम्पररी थिंग्स। बांग्लादेश के जो लोग हैं ये 5-10 हज़ार आतंकी बकवास करते रहे, और ये जो मोहम्मद यूसुफ खान है ना, उसका नाम जो भी वहाँ का कहता है मैं चीफ एडवाइज़र हूँ। किसने बनाया तेरे को चीफ? खुद ही बना लिया अपने आप को। कल प्रेसिडेंट बन जाइए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाइए, उसके बाद चीफ जज बन जाइए, जूरी एग्जीक्यूशन, जो काम बनता रहे। बेसिकली द पीपल ऑफ बांग्लादेश दे आर बंगालीज हैं। बंगाल की कल्चर, लैंग्वेज, सिविलाइजेशनल अवेयरनेस बहुत तगड़ी है। दे आर नॉट इनटू दिस आतंकी बिजनेस। ये 5-10 हज़ार बेवकूफ़ लोग हैं जो कर रहे हैं। दिस विल डाई आउट वेरी क्विकली। और ये 90 साल का होने वाला है ये यूसुफ खान। तो इसको चाहिए, अभी हिलरी क्लिंटन का शायद खनसामा होता था या दरबान था, जा यार वहाँ जाके वो नौकरी कर, उनके पास कोई दूसरा नहीं है, चला जा यहाँ, क्या बैठा अपने देश को बर्बाद कर रहा है। खाने को है नहीं तेरे पास, पैसे है नहीं तेरे पास, बिजली है नहीं तेरे पास, चीन भी तुझ पे थूकता है, क्यों ये सब चीज़ें करता है? नोबडी रियली केयर्स अबाउट यू। जापान पहुँच जाता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं गार्डियन ऑफ द ओशंस हूँ, मैं बड़ी शक्तिशाली फौज है मेरी। अबे 2 झापड़ पड़ेंगे भारत से, तू सीधा हो जाएगा। सो कहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब बुढ़ा हो गया ना, शराब वराब पीता होगा तो या चरस खाता होगा तो जो करता है करने तो उसको। हमने देखी है बांग्लादेश की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की फौज से ज़्यादा सेन है थोड़ी? नहीं, पाकिस्तान हैज़ अ मच स्ट्रॉन्गर आर्मी। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडसेट। नहीं, दे आर वेरी सेक्युलर, दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस। इस्लामाइजेशन किया है काफ़ी हद तक बांग्लादेश की आर्मी, हाँ, बट नॉट टू द एक्सटेंट जो, बिकॉज आई थिंक देयर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री दिस थिंग इज फाइटिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि वो उससे डिसएग्री नहीं करते यूनुस से। जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वकार, जमान वकार, ही इज़ आई नो हिम, वेरी फाइन पर्सन। ही अंडरस्टैंड्स कि बांग्लादेश का भविष्य भारत के साथ है। भाई हम लोग क्या करें, वी विल एनसर्कल इंडिया, बट बांग्लादेश इज ऑलरेडी इंडिया एनसर्कल्ड। हर तरफ तो भारत है। जिस दिन मेरा मूड, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा, मेरा मूड बिगड़ा तो फिर वो हशर करूँगा कि नानी की नानी की नानी याद आ जाएगी। Have you met any Pakistani diplomat you personally liked? Yes,
when we meet in some other countries, they're very friendly people. To the extent that many of them, they tell me themselves, when they travel, they pretend to be Indians because of the reputation of India. ठीक है. Was the UN ever fair to India? What do they call in South Sudan? UN stood for unnecessary. Oh wow. 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी इस साल. अब मुझे पता नहीं, मैं तो 74 साल का हूँ. आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज़ है जिसका आप प्रयोग करते हैं? अरे कबाड़ी वाला ले जाता है, भेज दो उसको कबाड़ी वाले के पास. Fair to India and what? The UN is a useless organization. Completely. मैं बात बताऊँ, मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में, और जहाँ पर है ना, बहुत महंगी ज़मीन है, प्रॉबली द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट. और सुन टाइगर, वो क्या नाम है उसका, वो बेवकूफ़, वो गटर गुंग को है ना वहाँ का सेक्रेटरी जनरल, गटर ऐसे ही कुछ नाम है. सुन भाई गटर, मेरी बात मान, तू मेरे जैसे डिप्लोमेट्स को यूएन हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दे, उसको नाइट क्लब बना दे, वहाँ लोग नाचेंगे, शराब पियेंगे, डांस करेंगे. अरे दुनिया पे बहुत असर पड़ेगा इसका. कन्वर्टेड इनटू अ नाइट ऑफ, बात थोड़ा सुनेगा. अच्छा मेरे को अपॉइंट किया था जी, यूएन मिशन को आप इस देश में हेड करेंगे. मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है. तो बोले पहली चीज़ आप क्या करेंगे? मैंने कहा 80% आपके लोगों को बाहर निकाल दूंगा. मिशन से मुझे बाहर निकाल दिया उन्होंने. कंप्लीटली यूजलेस मॉरिबंड ऑर्गेनाइज है, वो सोती रहती है, सारा सोती है. ये भी जो ये है गटर गूं, ये भी अब तो पिछले साल बोल रहा था मेरे पास ना फौज है ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास बुलंद आवाज़ है, मैं उसको उठाऊंगा. मैंने कहा फिर तो हर भारतीय पॉलिटिशियन बन जाएगा सेक्रेटरी जनरल, सबकी बड़ी बुलंद आवाज़ है. यार एरेंट नॉनसेंस, ख़त्म करो यार, उसको डुबो के फेंक दो. वो ज़मीन मैं खरीद लेता हूँ, चला. ये ज़मीन बिकाऊ है, एक पोस्टर लगवा दें वहाँ पे UN. टोटली. प्लीज़ कॉन्टैक्ट रौनक जैसी, वो बता देगा आपको. फॉर सेल. एक आध बिस्सा मेरे को भी दे दीजिएगा सर उसमें से. One word for India's relationship with Africa. Excellent. Based on trust and mutual respect. Can diplomacy prevent war in today's scenario? It's meant to. That's the whole purpose. We try to prevent war. When we can't, we let the military take over. When the military has done what it has to, they come back to diplomats to sign the agreements. From the time diplomacy was invented, I don't know how many wars it has prevented. It couldn't prevent the First and Second World Wars, both of which started in Europe. आपने कभी विटनेस किया है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया? Yeah. Tried to see people working overtime to undermine our interests. I've seen that. And particularly when I was in the Ministry of External Affairs. Not when I'm overseas, then I don't get the opportunity. But then I did, and we were able to torpedo it immediately. We are very effective. आपको कभी कोई डायरेक्ट थ्रेट आया चाइना या पाकिस्तान से? कई फतवे मेरे अगेंस्ट इशू हुए हैं. होने दीजिए. पंजाबी हूँ भाई, पंजाब में एक कहावत है, KFV की फ़र्क पैंदा है. 74 साल की मेरी उम्र हो गई. टाइगर पठान का बेटा हूँ, आजा आजा आजा. अरे सामने आप, पीठ पे मत वार करियो. Is Nehru's foreign policy misunderstood? I think the reassessment is that it wasn't all that successful. But we are reassessing it in terms of today's realities. उस समय क्या था? नया देश था. People were very eager. Bharat was punching above its weight. हमने गाज़ा में ही था, हमने पहली पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट किया था 1956 में. तो वी हैड दिस रेपुटेशन दैट इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री. तो वो शांति 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 के नाम में कुछ हम खुद ही, वी गॉट सो कैरिड अवे बाय व्हाट वी वर सेइंग, हिंदी चीनी भाई भाई एंड ऑल दैट नॉनसेंस. तो अभी जो है टुडे इन फॉरेन पॉलिसी द नंबर वन इशू इज़ रियलिज्म. अपनी ताकत समझो, दुश्मन की ताकत समझो, और उसके आधार पर आपने जो करना है करिएगा. आज वो रियलिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी में है. इसीलिए तो हम कहते हैं नो नॉन अलाइनमेंट, वी हैव ऑल अलाइनमेंट. जो मेरे से दोस्ती करना चाहता है आजा टाइगर, जो दुश्मनी करना चाहता है तू भी आजा टाइगर. अरे दोस्त है तो तेरे लिए जान दे दूंगा, दुश्मन है तो तेरी जान ले लूंगा. सर RIC की बात हो रही है, हो पाएगा मीटिंग्स? आई थिंक कुछ वापस से उसको बातचीत होती रहती है, करेंगे. व्हाट इज द हार्म? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट चाइना उसमें पार्टिसिपेट करेगा? चाइना आएगा, रूस आएगा, भारत आएगा, मीटिंग हो जाएगी, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे और चले जाएंगे. इट्स गुड टू शो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी कैन बी टुगेदर. करेक्ट. इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि भाई ठीक है हमारी चाइना के साथ समस्याएं हैं, लेकिन अभी भी हम रूस और चीन इकट्ठे बैठ के आपको चुनौती दे सकते हैं. जैसे हम ब्रिक्स को बढ़ा रहे थे और
G20 को बढ़ा रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दिस इज जस्ट टू से दैट देयर इज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्ट. आपका G7 वो बेवकूफ़ लोग हैं जो करते रहते. पहले G4 था, फिर 5, 6, 7 बन गया. तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दुनिया के भविष्य को तय करते हैं और टाइगर बैठ जाएगा जाके छोले खा मेरे सर के. एक टाइम था जब 70% दुनिया की आर्थिक ताकत आप लोगों के पास थी. आज 30% भी नहीं है. नाउ it's may I put it that it is the decline of the West and the rise of the rest. सो एक तरफ इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है और फिर RIC का भी, तो आपको नहीं लगता वो थोड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. अच्छा. क्यों? दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैं आपके साथ भी दोस्ती करूंगा, आपके दुश्मन के साथ भी दोस्ती करूंगा, आपके दुश्मन के साथ भी दोस्ती करूंगा. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? But- चाणक्य ने क्या कहा था? जी. दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, पर ये नहीं कहा कि दोस्त का दुश्मन जबरदस्ती मेरा दुश्मन भी बने. आई डील विद पीपल. हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है. आपसे पॉलिटिकली डिसएग्री करता हूँ, लेकिन कमर्शियल डील में करता रहूँगा, टेक्नोलॉजी डील में करता रहूँगा. अमेरिका में मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब जो कहते हैं करने दो, लेकिन मेरा जो ब्रांड एक्विटी अमेरिका में वो बहुत गहरा है, वो नहीं कहीं जाएगा. So one question related to IFS. Is the Indian Foreign Service still elitist? इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. Okay. Is the Indian media helpful in foreign diplomacy? By and large, there are some who try to undermine our diplomacy. तो आप अब उनको मिलते हैं जो पुराने वाले थे, तो क्या बोलते हैं आप उनसे? बात होती है अब? पुराने? जो भारत की मीडिया पहले अलग थी 10-15 साल पहले. I would say that there is evolution always, and that's a process of growing up. It's a very natural process. अब ज़्यादा सवाल करते हैं, एनालाइज करते हैं. My only request is, जो लोग आप जैसे हैं, यंगर पीपल, और जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, भारत को आप गोरे की नज़र से मत देखो. भारत को भारत की नज़र से देखो. फिर आप समझ पाएंगे कि मेरी माँ क्या है. बट सर डिफ़िकल्ट इसलिए ज़्यादा है ना, क्योंकि जिस जनरेशन से आप आते हैं और जिस जनरेशन से अभी की जिससे आप हैं, पब्लिक है, वो इंस्टाग्राम को देख के बढ़ती है. फर्स्ट टाइम उनको ये रियलाइज़ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में कि हमको जो फ्रीडम मिली हुई है वो ऐसे ही नहीं मिली हुई है. अचानक से जब उनके सर पे ड्रोन उड़ रहे हैं जम्मू में, जब अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है, तब उनको ये समझ में आता है कि इतने साल पहले जब मनोहर पर्रिकर ने S-400 ख़रीदने का डिसीजन लिया तो वो गलत डिसीजन नहीं था. वरना यही जनरेशन उस टाइम ये कहती थी कि आपके डिफेंस सिस्टम में, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतना खर्चा क्यों, तो हथियार क्यों ख़रीदना है, हर चीज़ में भारत में डिबेट होती है. क्योंकि आप एक बड़े वॉलेटाइल रीजन में हैं. एक तरफ कई बार लोग इसको आर्क ऑफ इस्लामिक इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं. एक तरफ आतंकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान वाज नॉट वेरी स्टेबल, म्यांमार में भी ये समस्या हो रही है, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, नेपाल में दंगा हुआ है, श्रीलंका में आप जानते हैं. वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी इन एन ओशन ऑफ टर्मोइल टू सम एक्सटेंट. जो सवाल आपने पहला पूछा था मैं भूल गया, क्या पूछा? सो यंगस्टर्स को कैसे ये बताएं कि गोरों की नज़र से नहीं देखना है, भारत की नज़र से देखना है. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस. I think they will understand as they grow up, as they become more aware. और आप जैसे जो पॉडकास्टर्स हैं, आपको भी यही संदेश देना है ना, that see the rise of India. The defining feature of the 21st century will be the rise of India. जॉर्जिया में जब आपका राजदूत था, वहाँ के राष्ट्रपति एडवार्डो शेवनार्डे गुजर गए हैं. वो सोवियत संघ के आखिरी विदेश मंत्री थे. तो जब मैं अपने चिट्ठी पत्र देने गया था उनको कि अक्रेडिटेड एज एम्बेसडर, तो बातचीत कर रहे थे 10 मिनट के लिए, ऐसे ही कमरे में बैठे थे. मुझे कहने लगे, मिस्टर एम्बेसडर, जो भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग इस धरती पर पैदा होता है, उसकी 2 मातृभूमि है. एक जहाँ उसका जन्म होता है और दूसरा भारत. Wow. What a beautiful thing to say. Absolutely. And he was of course much older than I was. I just looked and I said, sir, हमारी परंपरा है, मैं आपके सामने झुक सकता हूँ, can I touch your feet? बोलो, go ahead. I know what it is for you. So thank you. On that note, final question, sir. Final but not last. Final but not last. Not ultimate. आपने इतनी बातचीत की है, इतने इंटरव्यूज़ दिए, इतने पॉडकास्ट दिए हैं, आपका फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा था? This one जो मैं भी कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम मैं जानता हूँ, जो मेरे सामने बैठा हो, ये छोकरा. He's outstanding. He's brilliant. Sir, thank you very much. Means a lot. बाकी बिल मैं बाद में भेज दूंगा ये तारीफ करने का. On that note, thank you very much, sir. आपसे बहुत बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे लगता है यंगस्टर्स को इस पॉडकास्ट में बहुत मैसेजेस ऐसे हैं, और एक बार में आपको ये पॉडकास्ट समझ में नहीं आएगा, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, और इसके कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जो आपको अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना. मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच बेटा. गॉड ब्लेस यू. भगवान आपके साथ रहे हमेशा. मेड इन भारत. बस इसी तरह से भारत को. थैंक यू वेरी मच, सर.
एक जाते वक्त फाइनल थिंग, अगर वो मुझसे पूछता है जब उससे मिलूंगा क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। सुन रहे हो? एक, मेरा जन्म भारत में फिर से हो। दूसरा, फिर से भारत का राजदूत बनूं। और तीसरा, रौनक जेसी से फिर मेरी इंटरव्यू होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, सुपर्ब। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू बेटा, थैंक यू।